नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड और दिन भर बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद अब थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। 10,850 के नजदीक निफ्टी आ चुका है और बैंक निफ्टी 27,400 के नीचे फिसल चुका है। लगभग 120 अंकों की कमजोरी अब बैंक निफ्टी में देखी जा रही है। लेकिन बचे हुए सत्र के लिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है, खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस सब पर हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें। बाजार अब दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। 10,850 के नजदीक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 27,400 के नीचे है। इसके अलावा आज के सेशन में हमने देखा है कि कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिन्होंने थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स चले हैं, चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में खरीदारी दिखी है। लेकिन अगर आप छोटे मझोले स्टॉक्स देखेंगे तो वहां पर हल्की मुनाफा वसूली दिखी है आज के सेशन में। सरकारी बैंकों में गिरावट है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन वहां भी थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मूड बिगाड़ा है थोड़ा सा रुपए ने भी, क्योंकि रुपया अब दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है 71 रुपए 38 पैसे के स्तर पर। लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से एचयूएल, रिलायंस अभी भी अवेटेड है। तो पूरी तरह से बाजार में रुपए की कमजोरी और कच्चे तेल की मजबूती और साथ में तीसरा डाउ फ्यूचर्स वो भी अब लगभग 100 अंक नीचे हो गए हैं। नीचे। तो ये तीनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो ऊपर टिकने नहीं दे रहे हैं बाजार को। और सुबह में हम यही बात कर रहे थे कि देखिए ग्लोबल मार्केट्स बहुत गिरने नहीं देंगे, रुपया और कच्चा तेल बढ़ने नहीं देगा। और अब जब ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़ी नरमी के आ रहे हैं तो बाजार पर प्रेशर आना लाजमी है। और उसके ऊपर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो है ही, तो वीकली एक्सपायरी का प्रेशर भी साफ नजर आ रहा है। 27,500 के ऊपर टिकने में मुश्किल आई है बैंक निफ्टी को। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी भी कोई अहम लेवल को तोड़ा नहीं है, जैसे कि 10,850 निफ्टी उसके नीचे थोड़ी से कुछ मिनटों के लिए गया, 27,300 बैंक निफ्टी उसके नीचे कुछ मिनटों के लिए गया। तो कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग है एक्शन बाजार का। देखते हैं रिकवरी होती है आखिरी 1.5 घंटे में या फिर थोड़ा दबाव बढ़ेगा। हाँ, दबाव में हालांकि जैसे कि आपने कहा विदेशी बाजार को काफी हाथ रहा है। यूरोप के बाजार भी आप देखेंगे तो 1% के आसपास लुढ़के हुए हैं। डैक्स लगभग 1% नीचे है और फुटसी और कैक में भी हम आधा से 0.25% की कमजोरी दिखा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा अभी आधे घंटे बाद जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो बहुत अहम रहेगी। तब ये समझेंगे कि क्या यहाँ से कुछ रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर नहीं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अगले 1.5 घंटे में फाइनल ट्रेड में क्या खास रहने वाला है। शुरुआत हम करेंगे बचे हुए सत्र के लिए और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, वो आपको बताएंगे। खबरों वाले स्टॉक्स यानी दिन भर जिन शेयरों पर आज खबरें आई हैं वो आपको बताएंगे 2:10 पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 बजे के आसपास नंबर्स आएंगे। नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है, करना क्या है आपको स्टॉक में, इस पर स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे 2:12 पर। एचयूएल के नंबर्स का भी पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या है। बीटीएसटीटी कॉल्स और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी आपके लिए आएगी 2:30 बजे। 2:50 पर विप्रो पर फोकस करेंगे। विप्रो के रिजल्ट्स भी आने हैं, बोनस इशू पर भी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो स्ट्रैटेजी समझेंगे रिजल्ट से पहले विप्रो पर भी। और एनआईटी टेक, ये खबरों के हिसाब से भी फोकस है और रिजल्ट्स के हिसाब से भी फोकस है, क्योंकि कल इसके भी रिजल्ट्स आने हैं। बैंक से बेनिफिट 3 बजे हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं ट्रिगर्स के साथ। हर रोज की तरह मानसी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए मानसी, क्या अहम इवेंट्स है बचे हुए सत्र के लिए और कल के लिए? जी बिल्कुल दीपाली, साइंट की बोर्ड बैठक पर नजर है जहां पर बायबैक को लेकर फैसला आ सकता है और साथ ही कंपनी के नतीजे भी आज आने वाले हैं जिस पर हमने नजर बनाकर रखी है। इसके अलावा यूको बैंक पूंजी जुटाने पर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है, तो इस बैठक का क्या नतीजा निकल कर आता है इस पर भी हमारी नजर होगी। इसके अलावा आज नतीजे आने वाले हैं। एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी के स्पेस में नतीजे पेश करेंगे। साथ ही कैश में एयू स्मॉल फाइनेंस, मैस्टेक, रैलिस इंडिया, एलएनटी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां हैं जो आज के दिन अपने नतीजे पेश करने जा रही हैं। बात करते हैं कल की, नतीजे ही हैं कल तो मेन। निफ्टी में विप्रो के नतीजे आएंगे, एफएनओ स्पेस में कजारिया सिनेमिक्स और एनआईटी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगे। और साथ ही कैश स्पेस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ, जी लर्न और एलएनटी इन्फोटेक जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो आईटी स्पेस और साथ ही सिरेमिक स्पेस के नतीजे कल आते हुए दिखेंगे जो कि अहम रहेंगे। इसके अलावा इंडिया के बैंक लोन और डिपॉजिट लोन ग्रोथ के नंबर्स भी कल ही के दिन आएंगे जिस पर हमने नजर बनाकर रखी है। तो रिजल्ट्स पर पूरा फोकस रहेगा। शुक्रिया मानसी आपका ट्रिगर्स बताने के लिए। लेकिन एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। आमतौर पर जो नतीजों से पहले चलता है वो तेजी तो हमने देखी इस पूरे हफ्ते, लेकिन क्या वो स्ट्रेंथ अभी भी बनी है या फिर स्टॉक अब थोड़ा हल्का होना शुरू हो गया है? स्टॉक अब 1130 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। तो वो रिजल्ट से पहले जो तेजी वाला एक्शन था वो हो चुका, अब रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है एक्चुअली, साफ तौर पर चाहे रिलायंस हो चाहे लीवर हो, उतनी मजबूती नहीं दिख रही शायद जितनी नज़र आ रही थी। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नतीजों के पहले आती हुई दिख रही है। आप देखिए लीवर भी दिन के निचले स्तरों पर आया, तो दोनों ही दिग्गज हैं और दोनों ही नतीजों से पहले थोड़े से ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक्शन रहेगा। लेकिन शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ कुणाल सरावगी और राकेश बंसल दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुभम अग्रवाल हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से। शुभम जी, पहले तो ये बताइए कि रिलायंस दिन के निचले स्तरों पर है,
क्या कोई नतीजों से पहले कमजोरी के संकेत दे रहा है या हल्की सी मुनाफा वसूली है? डरने की जरूरत तो नहीं ना? गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लगता है कि रिलायंस में कल का अगर हम एक फॉर्मेशन देखें तो कल एक बहुत छोटा एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम एक डोजी के तौर पे भी बोल सकते हैं। एग्जैक्ट बुक स्टाइल नहीं है बट फिर भी इम्प्लीकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आज जो हमने देखा है कि जो दबाव आता हुआ दिख रहा है रिलायंस में, मुझे लगता है कि एक बार 1110 का लेवल वापस रिटेस्ट हो सकता है और थोड़ा यहाँ पे जो लॉन्ग बने थे वहाँ पे ग्रेजुअली थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट के पहले ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं किसी के पास तो मार्जिनली यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। 1110 के आसपास आता है तब फिर से एक अच्छा मौका बनेगा खरीदने के लिए, बट फॉर द टाइम बिंग एक बार मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट्स लेने चाहिए। 1110 पहुंचे, वहां पर वापस ऐड कीजिए। एक और स्टॉक है जिसको ट्रेड करना आजकल बहुत मुश्किल है, जेट एयरवेज। फिर से देखिए बढ़ गया? 7 स्पर्ट 8% नीचे था ये स्टॉक और अब देखिए आप। मैं इसलिए बार बार सवाल वही पूछता, 250 आ गया ले लेना है, 250 आ गया ले लेना। सही रेंज में 250 में लीजिए, 300 में बेचिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये, एकदम मतलब जब तक खबर नहीं आएगी तब तक ये इसी रेंज में रहेगा। 50 रुपये बनते रहेंगे, दोनों तरफ 50 रुपये बनेंगे। बार बार इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ। लेकिन कुणाल जी जरा देखिए जेट के चार्ट्स, और ये भी बता दीजिए कि चार्ट्स कौन से देख रहे हैं आप, कैश के देख रहे हैं फ्यूचर के देख रहे हैं? क्योंकि कैश और फ्यूचर में एक बार दोनों एक साथ दिखा दूँ आपको। कैश में है 277 और फ्यूचर में है 258, यानी कि 20 रुपये का रह गया डिस्काउंट अभी, जो 30 था कल, 30-32 तक फ्यूचर्स में ज्यादा बढ़ा हुआ है, 7% फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। करेक्ट। तो आज देख लीजिए 10-12 रुपये तो फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ गया। जो भी आप चार्ट्स देख रहे हो बताइए सर। अनिल जी मैं तो हमेशा की तरह फ्यूचर्स ही देख रहा हूं, और फ्यूचर्स में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है आपने बिल्कुल वजह फरमाया। देखिए काउंटर एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल है। एक दिन 8% ऊपर है तो दूसरे दिन 8% नीचे है। यहां पर देखिए ट्रेड करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है ये इस काउंटर में कुछ तेजी बनने की संभावना दिखती है मुझे। हालांकि देखिए जो पहला रेजिस्टेंस चार्ट पे है वो 291 पर फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। 291 अगर ये काउंटर पार करेगा तो मुझे लगता है इसमें 350 के लेवल्स भी आएंगे और शायद तब तक कुछ पॉजिटिव न्यूज अनाउंसमेंट भी आता हुआ दिखे। तो 291 के ऊपर मुझे लगता है क्लैरिटी से बाय करना चाहिए। इन स्तरों पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 230 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। बढ़ सकता है। ऑलरेडी स्टॉक फ्यूचर्स में 7% ऊपर आ गया और कैश में 3.5% ऊपर है। अब खबरों वाले स्टॉक्स लेकर रजत हमारे साथ मौजूद है। रजत, इनफैक्ट सुबह तो आपके पास जेट एयरवेज पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी खबरों की, रिएक्ट ये अब कर रहा है अच्छी खबर पर शायद। बस अभी जेट एयरवेज तो नहीं है खैर ये, पर ये फेडरल बैंक के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद एकदम से निफ्टी बैंक का ही जेट एयरवेज इनफैक्ट ये 8 रुपये ऊपर आ गया। अभी तो पूछा आपसे नहीं मेरे को पता नहीं था, एकदम से स्पाइक अप आया, मेरे को सच्ची नहीं पता था कि इसमें इतनी स्ट्रांग मूव है। पर चलिए खबर तो यहाँ पर निकलती रहेगी, एक दिन मंदी एक दिन तेजी के सौदा डलती जेट एयरवेज पे। पर फेडरल बैंक आज फोकस में, क्योंकि इसने बिगाड़ दिया मूड। ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली जो है वो हावी होती हुई नजर आई, क्योंकि मुनाफे के फिगर हालांकि बढ़ी है 260 करोड़ से बढ़कर 334 करोड़, लेकिन ग्रॉस एनपीए 3.11% से बढ़कर पहुंच गया 3.14% तिमाही दर तिमाही आधार पर। प्रोविजनिंग घटी है, स्लिपेजेस कम हुए हैं, लेकिन इसमें ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिली। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक जो इनकी आरबीआई के साथ आज जो कोर्ट में सुनवाई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो टल गई है और ये 12 मार्च को होगी अगली सुनवाई। ये अपडेट है कोटक महिंद्रा बैंक पे। कैडिला पे एक खबर ये है कि जायडस को यूएस एफडीए से एक दवा की मंजूरी मिली है और इस दवा का जो उत्पादन होगा ये अहमदाबाद प्लांट में होगा। कैडिला फोकस में है। और रेमंड सब्सिडरी है इनकी, उसको रियल्टी उसको मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र रेरा प्रोजेक्ट के लिए इसको मंजूरी मिली है। रियल्टी में कामकाज करती है सब्सिडरी जो है इनकी, उसको महाराष्ट्र रेरा प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिली है। और एक स्टॉक है एल&टी इन्फोटेक, इन्होंने यूके की एक कंपनी को खरीदा है और क्लैरिफिकेशन ये दी है कि 75 लाख US में ये डील पूरी होगी और ये 8 हफ्ते का समय लगेगा जब ये डील पूरी हो जाएगी। मिश्र धातु एक और कंपनी जिसमें अपडेट ये है कि ट्यूबासेक्स के साथ इन्होंने करार किया है और स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट बनाने के लिए करार किया गया है। और 2 ब्लॉक डील्स हैं, पहला है पावर ग्रिड पे जिसमें 27 लाख शेयरों का सौदा हुआ 193.90 रुपये प्रति शेयर के भाव पे, और दूसरा है आईटीसी जिसमें 25 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ 291.70 के औसत भाव पे। तो एक खबरों वाले स्टॉक्स है। फेडरल बैंक को देखेंगे, नंबर्स तो उतने खराब नहीं आए, नंबर्स तो इनफैक्ट अनुमान के मुताबिक ही हैं। हाँ, मुनाफा जो इनका आया है उसमें अदर इनकम का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, तो अगर उसको हटाकर देखेंगे तो मुनाफा इनका थोड़ा सा कम रहा है। अदरवाइज एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रही है, प्रोविजनिंग भी घटी है, लेकिन स्टॉक आप देखिए अब तो इसे आदत हो गई शायद पिछले क्वार्टर से रिजल्ट्स के दिन 4-5%, 8% ऊपर नीचे का मूव देने की।
इसके वायदा कारोबार के आंकड़े एक बार देख ली जाए। शुभम जी, फेडरल बैंक जिनकी तेजी की पोजीशन है, क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है या अभी भी होल्ड करके रखना है, क्या राय है आपकी? अनिल जी, तेजी का पोजीशन में तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय पहले ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका होगा लोगों का, बिकॉज 95 के जब लेवल से ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद एक कंसिस्टेंट यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि ये जो मैसिव करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो ओवर ऑप्टिमिज्म के चलते है। और हमने देखा कि रिजल्ट के पहले जब ये 95 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था तो मैसिव लॉन्ग बिल्टअप हुए थे और स्टॉक का प्राइस बढ़ा नहीं। तो अब यहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रेशर और फ्रेश शॉर्ट्स का भी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये जो दबाव है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द लेवल ऑफ 84 और 82। ये दो लेवल मुझे लगता है डाउन साइड में आते हुए दिखेंगे। तो 84 से लेकर के 82 के आसपास मुझे लगता है एक टेम्पररी सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को, बट जब तक वहां नहीं जाता है तब तक यहाँ पे तो कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो 84 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है इन स्तरों से भी। 87 पर अभी फ्यूचर्स में कर रहा है कारोबार। नंबर्स के बाद तेज मुनाफा वसूली स्टॉक में हुई है हावी। अब एक स्टॉक पर और राय ले लेते हैं जो सुबह खुला तो मजबूत था लेकिन उस मजबूती को होल्ड नहीं कर पाया, वो है रेमंड। और इनफैक्ट बाजार खुलने के बाद इस पर खबर भी आई थी, कलर प्लस रियल्टी को मंजूरी मिल गई है रेरा की एक प्रोजेक्ट के लिए। छोटा सा इनका बिजनेस है रियल्टी स्पेस में, लेकिन उसको अप्रूवल मिला है। स्टॉक अब दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है, 1% की कमजोरी इसमें दिख रही है। राकेश जी, अपनी राय दीजिए रेमंड्स पर। दीपाली जी, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें 798 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे कोई नई खरीदारी की राय नहीं है, बट 798 के नीचे दीपाली जी निकलता है तब यहाँ पे बिकवाली की राय होगी। तो एज ऑन ऑफ जिन्होंने ले रखा है 798 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। नई खरीदारी 825 के ऊपर करनी चाहिए और नई बिकवाली 798 के नीचे करनी चाहिए। ठीक है, 798 के नीचे फिसलेगा तो थोड़ा स्टॉक कमजोर होगा। अब कैश मार्केट डे को शेयर्स देखते हैं, स्पेशली रियल्टी स्पेस के। अब देखिए शोभा लिमिटेड, ये स्टॉक दमदार तेजी दिखा रहा है आज के सेशन में। अजमेरा रियलिटी, अंसल हाउसिंग, 7-7, 5-5, 6-6% ये स्टॉक्स ऊपर है और अपने दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह बाजार खुलते ही सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई और उस एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट इन स्टॉक्स पर दिख रहा है कि बजट में सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग फंड में 50% की बढ़ोतरी कर सकती है। इन स्टॉक्स में अभी क्या करना है आपको, सुबह अगर आपने खरीदे इस पर राय लेंगे, लेकिन देखिए सुबह आपको क्या एक्सक्लूसिव खबर मिली थी और कैसा एक्शन स्टॉक्स में बना था। एक्शंस में इस हिसाब से आज अफोर्डेबल हाउसिंग का कारोबार करने वाली कंपनियां रह सकती है, और वो क्यों रह सकती हैं, बताइए प्रकाश। प्रधानमंत्री आवास योजना के टारगेट को पूरा करने के लिए पिछले बजट में सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के गठन की घोषणा की थी। प्रस्ताव ये दिया गया है इस बार बजट में कि करीब करीब 50% की बढ़ोतरी की जाए। तो ये एक एक्शन हो सकता है। तो उस लिहाज से दो शेयरों पर आपको फोकस करना चाहिए, एक तो है अजमेरा रेल, दूसरा अंसल एपीआई। 8% मजबूत, अंसल प्रॉपर्टीज 9% मजबूत। दोनों स्टॉक दमदार एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, शानदार तेजी के साथ ट्रेड करें। तो 9 से 10 बजे का सेगमेंट और शो तो व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब बजट ब्रेकिंग जो मिल रही है या फिर एक्सक्लूसिव्स मिल रही है। बिल्कुल। आईटीआई, कल आईटीआई 20% भागा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन से पहले कांस्टेंट चला था। राइट। राय भी तब दी गई थी कि अब एग्जिट करना है या क्या करना है, मतलब पूरा। तो एमटीएनएल भी 2 दिनों में 35% चला है। और अब आज देखिए अजमेरा रियल्टी आज भी 12-13% मजबूत है इनफैक्ट। और अंसल एपीआई जो दूसरा स्टॉक था वो भी काफ़ी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। अजमेरा रियल्टी अब भी मेरे ख्याल से 9-10% 190 के आसपास है, 10% से ज़्यादा बिल्कुल। और आईटीआई देखिए कल 20% चला, आज भी वापस 113-114 पर है। मतलब जहां कल बंद हुआ उसके ऊपर ही है, ऐसा नहीं। काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो बिल्कुल सरकारी कंपनियों से या फिर बजट से जुड़ी हुई तमाम एक्सक्लूसिव और बड़ी ब्रेकिंग आप सुबह सुबह हर रोज़ देख सकते हैं, और ऐसी कुछ दमदार ब्रेकिंग कल भी आपको मिलेगी देखने के लिए, निश्चिंत रहें। आइए इससे पहले एक बार फटाफट कुणाल जी को पूछ लेते हैं, क्योंकि सुबह भी चार्ट्स कुणाल जी ने ही देखे थे अंसल एपीआई के और अजमेरा रियल्टी के। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट कुणाल जी जरा बताइए। देखिए सवेरे मैंने कहा था अनिल जी कि दोनों में अजमेरा रियल्टी का चार्ट ज्यादा अच्छा है, और अभी आप देखें कि सबसे ज्यादा जो मूवमेंट आया है वो अजमेरा रियल्टी में आया है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। आज 180 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ चुका है, कंफर्म हो गया है, और मुझे लगता है कि अब ये 210 की तरफ बढ़ रहा है। तो जिन्होंने आज खरीदा है सुनकर के जी बिजनेस पे होल्ड करना चाहिए। 210 रुपए का लक्ष्य भी आता हुआ दिखेगा। 180 रुपए पर अब एक स्टॉप लॉस रखें
और मेरी राय में अजमेरा रियल्टी को होल्ड करना चाहिए। अंसल एपीआई जिन्होंने खरीदा है मुनाफे में है। एक बार थोड़ी देर में राय दीजिएगा, पहले जरा मास्टेक के चार्ट्स तैयार कर लीजिए। रिजल्ट्स आ गए हैं, 257 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 265 करोड़ आया है और देखिए ये फिगर आते ही स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन तो बन रहा है, 1% के आसपास की मजबूती है। पहले इसके चार्ट्स पर अपना व्यू दीजिए। देखिए दीपाली, इस काउंटर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है 440 रुपए की, जो आज का डे हाई है। मुझे लगता है कि 440 पार होगा तभी अब नई खरीद करनी चाहिए। नई खरीदारी की राय नहीं है इन स्तरों पर। नीचे अगर ये 428 रुपए को तोड़ता है तो कमजोर हो जाएगा। तो 428 और 440 ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। 440 के ऊपर निकलेगा तो नई खरीद की राय रहेगी। ठीक है, 428 से 440 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। 428 के नीचे कमजोर होगा, 440 के ऊपर निकलेगा टिकेगा तो मजबूत हो सकता है। रिजल्ट्स हालांकि आपको बता दें 257 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 265 करोड़ रहा है। मार्जिन इनके 12.2% से बढ़कर 12.8% पर रहे हैं। तो ये अर्निंग्स है, अर्निंग्स डिसेंट आए हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पर आए हैं। 432 433 के आसपास ये कारोबार करा है। अब आपने राय अंसल एपीआई पर दे दीजिए। दीपाली, मेरी राय बहुत साफ है। अंसल एपीआई में जिनकी पोजीशन है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अजमेरा रियल्टी का चार्ट हालांकि बहुत दमदार मुझे दिखता है और आज का ब्रेकआउट भी बहुत शानदार है। बिल्कुल मौके पर ये खबर आई और मैंने कवर किया, ब्रेकआउट आया। मुझे लगता है कि ये काउंटर 200 रुपए तक कूच करेगा। इन स्तरों पर जिनके पास है होल्ड करें, 180 का रखें स्टॉप लॉस। और सुबह जिस खबर के बाद जो विश्लेषण किया वो किया था डीडी शर्मा साहब ने, और डीडी शर्मा साहब ने विश्लेषण करके ये साफ कहा कि इसकी एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो कंपनी की वैल्यू होती है वो 600 रुपये होती है। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो चला है शेयर ये 600 रुपए से मतलब 400 रुपए और हाँ, बढ़ना चाहिए अपने 600 रुपये की। हाँ, अब वो ये अलग बात है कि वो आज की आज तो होनी नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब स्टॉक में इतनी वैल्यू है और फंडामेंटल एक्सपर्ट कह रहे हैं और चार्ट्स पर भी जैसे कुणाल जी कह रहे हैं कि बहुत ही तगड़ा चार्ट दिख रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप देखिए दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। किसी भी लेवल से कहीं कोई कमजोरी नहीं और कहीं कोई नुकसान नहीं। बाजार कहीं भी पहुंचा हो, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एकदम बेहतरीन। और इस बीच एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं बाजार से। आखिरी 1 घंटे में जाने से पहले निफ्टी अब किसी भी वक्त लाल से हरे निशान में आने की फिर से कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी 27,400 के ऊपर आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ। 2:18 हुए, थोड़ी देर में मैं डेटा तैयार कर लेता हूँ। ऐसा लग रहा है आखिरी 1 घंटे में एक्शन जबरदस्त होने की तैयारी में है दिवाली। ऐसा लग रहा है कुछ तो बड़ा होने वाला है। हाँ, क्योंकि 10,850 और के ऊपर निफ्टी अब आ चुका है। बैंक निफ्टी पे 27,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है। चलिए ठीक है, कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर बचे हुए सेशन की स्ट्रैटेजी डेटा के बेसिस पर। लेकिन उससे पहले अभी रियल्टी स्टॉक्स की बात हो रही थी, तो राकेश जी एक शोभा लिमिटेड पर भी अपनी राय दे दीजिए। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ये भी कंपनी है और ये भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। इसको किसी ने खरीदा हो तो क्या करे? अब खरीदा है वो डेफिनेटली होल्ड करें, और जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको भी यहाँ पे खरीदना चाहिए स्टॉक को। स्टॉक एक बड़े पैमाने पर स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है और स्टॉक ने 495 की एक नेकलाइन को तोड़ा है और इन स्तरों के ऊपर की अगर डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तो स्टॉक डेफिनेटली एक बाय मोड पे जाएगा। तब 470 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दिवाली जी यहाँ पहला टारगेट लगभग 535 540 का बैठता है। 535 540 तक जा सकता है। खरीदा है तो आप होल्ड कीजिए शोभा लिमिटेड को। शुभम, एक येस बैंक पर और फटाफट से अपनी राय दीजिए। 2-3 दिन लगातार चला, आज वापस 2.5% लुढ़क गया। क्या करें तेजी वाले ट्रेडर्स जो पोजीशन अभी भी होल्ड किए हुए हैं? दीपाली, मुझे लगता है येस बैंक में एक अच्छे स्ट्रांग मूव के बाद आज का जो मूवमेंट है वो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है और थोड़ा सा और पुल बैक होने के बाद मुझे लगता है कि इसमें जो ट्रेंड था पॉजिटिव साइड में वो बना रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सलाह होगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना चाहिए पोजीशन को और लेवल होगा 196 का। अब 196 एक इम्पॉर्टेंट ट्रेलिंग सपोर्ट बन जाता है स्टॉक के लिए, जिसके नीचे जा पाना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है येस बैंक के लिए। तो 196 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 218 220 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड अभी चल रहा है, बट अगर ये ट्रेड को 7-8 दिन होल्ड किया जाए तो मुझे लगता है 220 तक का लेवल यहाँ पे देखा जा सकता है। यान में न तोड़े तो 220 हो जाएगा, ये राय है एकदम साफ। आइए येस बैंक पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है येस बैंक का चार्ट भी। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और लीवर दो हैं बड़े दिग्गज जिनके नतीजों का है इंतजार। किसी भी वक्त आएंगे लीवर के नतीजे और रिलायंस देगा आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे। तो सबसे पहले ये समझ लें संदीप से कि लीवर के नतीजों से क्या है उम्मीद है। संदीप पहले लीवर बताएंगे रिलायंस? आप जैसे बोले अनिल जी। अच्छा, ये गजब है। जो पहले आएगा एक्चुअली। अच्छा, पहले तो लीवर आएगा, तो पहले लीवर ही बताओ।
देखिए लीवर की जहाँ तक बात है तो इनकी जो आय ग्रोथ है वो करीब 10.5% के आसपास की देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल का अगर आप बेस देखें हालांकि काफ़ी हाई है 11% का, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर एनालिस्ट यही मान रहे हैं कि 6 से 8% ये रेंज है, और हम भी यही मान रहे हैं कि 8% के आसपास की हाई बेस के बावजूद जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इनकी जो ओवरऑल आय ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं एड करती हुई दिखेगी। अबिडा में करीब 19% के आसपास की बढ़त आएगी, और इनका एक की रॉ मटेरियल है जो कि इनकी लागत का काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है, वो है PFAD। इनकी कीमतें गिरने से इनके जो मार्जिन है उसमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट आएगा, करीब 1.5% के आसपास की मार्जिन में मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जो मुनाफे की ग्रोथ है वो आपको आय ग्रोथ से कम नजर आएगी, 6.25% के आसपास ही बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो टैक्स लागत है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। 10% के आसपास की यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिस वजह से ओवरऑल जो मुनाफा है वो शायद आपको आय से कम नजर आए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए हाई बेस है वॉल्यूम ग्रोथ का, उसके बावजूद भी 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर सकती है कंपनी। ओके, तो लीवर में 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ, ये है सबसे बड़ा ट्रिगर जिस पर फोकस करिए। 7 या इससे नीचे आई लीवर खराब हो जाएगा, 9.5-10% के ऊपर आई तो तेज दौड़ लगाएगा, ये एकदम साफ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में सबसे अहम है वॉल्यूम ग्रोथ, उसी पर फोकस करना है। शुभम, रिजल्ट के पहले कैसे ट्रेड करना है? अनिल जी, थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1740 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पुट का भी राइटिंग देखेंगे तो ग्रेजुअली 1700, 1720, 1740 ये लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर के लिए जहाँ पे रिस्क ले सकते हैं रिजल्ट के पहले, वो यहाँ पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर थोड़ा पुल बैक में मिल जाता है 1750 के आसपास तो मेरे ख्याल से और लुक्रेटिव हो जाएगा। स्टॉप लॉस होगा 1720 का, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 1790, 1795 तक के भी लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड है, इवन दो अभी थोड़ा करेक्शन में था HUL, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन हो रहा है उसको यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, करेक्शन में खरीदारी करें HUL को। और अब ले लेते हैं रिलायंस की अनुमान, लेकिन उससे पहले एक बिगुल बजाना जरूरी है, क्योंकि कुणाल जी कह रहे हैं कि उन्हें BTST करना है। तो चलिए कुणाल जी के लिए बजाइए BTST का बिगुल। बनाएं सर। खरीदारी की राय है अडानी पोर्ट्स में, जिसमें कि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। 390 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है। 2 दिनों से हालांकि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन अब इसने एक फ्रेश रेजिस्टेंस को पार किया है। तो मुझे लगता है कि रिन्यूड मोमेंटम इस काउंटर में वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है। 400, 405 से पहले कोई रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 3-4% की तेजी और इन स्तरों से बनती हुई दिखाई दे रही है। अडानी पोर्ट बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 389 पर, 4 रुपए नीचे। 398 पहला लक्ष्य होगा, 404 रुपए दूसरा लक्ष्य होगा। ठीक है, 398 पहला टारगेट है और 404 दूसरा टारगेट है। 388 के लेवल पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक अभी दिन के ऊपर स्तर ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तो ये अदानी पोर्ट्स पर कुणाल जी की BTST रिकमेंडेशन। लेकिन अब संदीप से समझ लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे कैसे आ सकते हैं। बताइए संदीप। देखिए दीपाली, इस बार अनुमान ये है कि इनका जो कोर कारोबार, जो ट्रेडिशनल कारोबार है, जिसमें रिफाइनिंग देखिए और पेटकेम देखिए, उनसे खास प्रदर्शन की उम्मीद नहीं। और रिफाइनिंग तो इस बार हो सकता है कि काफ़ी कमज़ोर होता हो दिखे, लेकिन जो नए कारोबार है, इसमें आप रिटेल की बात कीजिए या तो फिर जियो का कारोबार है, ये इस बार दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, जिससे नेट ओवरऑल जो प्रदर्शन है मुनाफे के फ्रंट पे काफ़ी सपाट रहेगा। रिफाइनिंग की जहाँ तक बात है, ये सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका, यहाँ से सबसे ज़्यादा आय आती है, लेकिन इस बार हमारा अनुमान है कि इनके जो GRMs हैं वो इस बार टूटते हुए दिखेंगे। $9.5 के मुकाबले 8 से लेके $8.5 ये नंबर है, जो कि तिमाही दर तिमाही आपको आता हुआ दिखेगा। एक तो जो क्रूड की कीमतें हैं उनमें गिरावट आई है, और उसके साथ साथ कुछ की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पेट्रोल और नाफ्ता, इनके मार्जिन्स टूटे हैं। तो एक तो इन्वेंट्री घाटा होगा क्रूड गिरने से, और दूसरा जो क्रैक्स हैं वो भी कमजोर हुए हैं, जिस वजह से इनके जो GRMs हैं वो गिरते हुए दिखेंगे। पेटकेम की जहाँ तक बात है, वॉल्यूम घटेंगे लेकिन मार्जिन में सुधार होगा, तो नेट इनकी जो आय है वो करीब 1% के आसपास ही बढ़ती हुई दिखेगी। तो इस बार जो पूरा दारोमदार है वो रिटेल के ऊपर है, क्योंकि इस बार फेस्टिव सीजन था, इनकी जो बिक्री है और जो एबिट है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। और जियो, जो कि पिछले 4 तिमाही से अगर आप देखें तो लगातार जो मुनाफे का ट्रेंड है वो ऊपर की ओर है, और इस बार 700 करोड़ का जो नंबर है मुनाफे के फ्रंट पे वो भी पार हो सकता है। कंजर्वेटिवली अगर आप देखें तो 730 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का अनुमान हमारा है। तो रिटेल किस तरह से परफॉर्म करता है और उसके साथ साथ जियो की ग्रोथ मुनाफे की किस तरह की रहती है, ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो मुनाफा है उसको तय करेगी। और हमारा अनुमान है 0.3% मुनाफा बढ़कर 9,541 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। तो ये है राय आपके लिए रिलायंस जियो पर। ओके,
और इस बीच स्टॉक्स बड़े एक्शन में, और थोड़ी देर में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, और थोड़ी देर में हमारे साथ आशु मदान साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे फ़ोन पर। लेकिन उससे पहले एक और रिजल्ट जिसका जिक्र कर लिया जाए, विप्रो, यहाँ पर भी एक बार राय ले ली जाए, विप्रो पर किस तरह का रुझान बन सकता है। रिजल्ट से पहले कहीं कोई ट्रेड बनता है क्या? विप्रो तो कुणाल जी आप बहुत नज़दीकी से ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी समय से कॉल्स भी दे रहे हैं, अभी कोई बड़ी खरीदारी या बिकवाली का कॉल बनता है विप्रो पर? अरे जी, एकदम सामने रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और ये जो रेजिस्टेंस की दीवार है ये 340 341 के आसपास है। कई बार इससे टकराकर ये शेयर नीचे आया है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार 341 पार हो जाए, उसके ऊपर क्लोज आए, तभी विप्रो को बाय करना चाहिए। स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस सामने है, एक बार के लिए अवॉइड करें बेहतर। विप्रो पर सलाह मिली है, लेकिन आप देखिए जेट एयरवेज को जिस पर हमने डिस्कशन शो की शुरुआत में किया था, सिर्फ 1.5-2% तक बढ़ा हुआ था, और अब 6.5% ऊपर ये कैश में आ चुका है, और फ्यूचर्स में भी 9.5% तक की बढ़त स्टॉक में दिख रही है ना। दोस्त मतलब कुणाल जी की राय सही साबित हुई, उन्होंने कहा भी खरीद लीजिए। एक दिन लगेगा डील हो रही, दूसरे दिन नहीं हो रही, आज फिर तीसरा दिन हो रही, कल पता नहीं। कुणाल जी आपके टारगेट्स क्या थे इसमें? देखिए दीपाली, जो टारगेट था, मैंने जो अभी जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि एक बार के लिए जिस तरह का स्ट्रक्चर जेट का है, 270 रुपए के लेवल्स आ सकते हैं। 261 ऑलरेडी आ चुका है, मुझे लगता है 270 तक ये करंट मूव जाएगा। तो मौजूदा स्तरों पर जिनके पास जेट की पोजीशन है, होल्ड करें। असली तेजी बनेगी जब ये 280-85 के लेवल्स को पार करेगा, तब मुझे लगता है कि जेट में आपको एक बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है, और हो सकता है कि एक बार आपको 325 के लेवल्स भी आते हुए दिखें। तो ब्रॉड रेंज 230 से 290 के बीच है। जब तक ये इसी रेंज में है, तब तक नीचे खरीद के ऊपर बेचें, और जब ये ब्रेकआउट दे तो फिर उस डायरेक्शन में फिर ट्रेड लें। 9% ऊपर अब फ्यूचर्स में है, और कैश में भी अब ये 290 के नजदीक पहुंच चुका है। इनफैक्ट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 292, 8% की मजबूती है। लेकिन 2:30 बजे हैं, और अब वक्त हुआ है जानने का कि बचे हुए सत्र के लिए आपको स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रखनी है। हर रोज की तरह सबसे पहले आपको बता देते हैं टॉप 5 ट्रिगर्स। शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से, और एशियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है थोड़े दबाव के साथ ही हुई है। हांगकांग का बाजार 150 अंक नीचे बंद हुआ है, और बाकी एशियन मार्केट्स भी 0.5% नीचे क्लोज हुए हैं। यूरोपियन मार्केट्स थोड़े दबाव में है, 0.5 से 1% तक की कमजोरी हम कैक, डैक्स और फुटसी में देख रहे हैं। अब एक बार यूएस के फ्यूचर्स भी देख ले, तो वहां भी जो इंडिकेशंस है वो कमजोरी भरे दिख रहे हैं। इनफैक्ट रिकवर हुए हैं थोड़े निचले स्तरों से। शो की शुरुआत में 120 अंक नीचे था डाउ फ्यूचर्स, अब 70 अंक नीचे है। नेस्डेक फ्यूचर में 29 अंकों की कमजोरी है। कच्चा तेल $60 के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा कमजोर हुआ है ये भी। और रुपया, जैसे कि हमने शो की शुरुआत में भी जिक्र किया था, काफी वॉलेटाइल रहा आज के सेशन में, लेकिन क्या शानदार रिकवरी रुपए में बनती हुई दिखी। अब 71.23 पर आ चुका है रुपया, 71.40 तक गया था आज दिन के दौरान ये, लेकिन वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है। तो संकेत मार्केट से तो मिले जुले हैं, लेकिन रुपये से थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है क्योंकि रिकवर हुआ है। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बचे हुए सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पहले? देखिए 10,900 बचे हुए समय के लिए बहुत अहम लेवल है, और उसके आसपास हम हैं इस वक्त। स्पॉट लेवल्स संकेत बुरे नहीं है। सबसे बड़ी चीज रुपया जो रिकवर हुआ ना, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, सबसे बढ़िया संकेत ये है। और उस लिहाज से डाउ फ्यूचर्स भी उतने खराब नहीं दिख रहे हैं, और अगर रुपए में रिकवरी आती हुई दिख रही है तो मेरे लिए संकेत थोड़ा सा बेहतर है। अब क्या करना है, 10,900 के पार टिकने दीजिए 2-4 मिनट, तब आपको खरीदना है। और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आज आप फिर से तो नहीं, मतलब आज आप 10,900 के ऊपर की क्लोजिंग देने की कोशिश करें। मेरे लिए 3 क्लोजिंग अहम है। 10,875 की कोई भी क्लोजिंग कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए, मैं खुश हूँ। 10,910 के ऊपर की क्लोजिंग मैं बहुत खुश हूँ, और 10,925 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो फिर वो तो बल्ले बल्ले होगी। मतलब फिर तो कल हम खुली आंखों से 11,000 के सपने देखेंगे। अच्छा, 10,925 10,925 के ऊपर की आज अच्छा, ये सबसे बड़ा हर्डल है। 10,930 गिन लीजिए। आज के हाई पॉइंट पर 10,929, कल का भी हाई यही था 10,928, आज का हाई 10,929 है कैश में। इसके ऊपर बस वहां क्लोजिंग दे दीजिए आप। इसके ऊपर और 11,000 तक बीच में कोई रुकावट नहीं है? ना, फिर 25-50 पॉइंट में क्या है, फिर तो आप हो ही जाएंगे 11,000, कोई दिक्कत नहीं है। और 10,975 11,000 फिर कल भी मिल जाएगा, और फिर तो अच्छे से लॉन्ग करके जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिनों तक आप 10,875 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे तो पूरी संभावना बन रही कि 10,925 की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम आशु मदान साहब को भी ला रहे हैं अभी। अच्छा। तो कल भी बड़े जोश से बोल के गए कि दिन के हाई पॉइंट पर क्लोजिंग होगी, हुई भी लगभग। तो अभी आज देख लेते हैं, वापस उनका जोश चेक कर लेते हैं। और प्लस कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक्शन हो रहा है। तो 10,900 पर निफ्टी टिकते ही खरीदिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 10,850 के आसपास का है।
आपके लिए टारगेट 10,925, 10,950 आज के लिए बन सकता है। ठीक है, आज यहाँ से 25 से 50 पॉइंट और बन सकते हैं, बन सकते हैं, बशर्ते कि 10,900 के ऊपर टिके थोड़ी सी देर। ठीक है। तो आपने अभी बचे हुए सेशन की स्ट्रैटेजी बता दी और कल के लिए भी थोड़ा लेवल्स बता दिए इंपॉर्टेंट क्लोजिंग के हिसाब से। अब बैंक निफ्टी बताइए, ये निचले स्तरों से तो काफी शानदार रिकवर हुआ है, ऑलमोस्ट 150 अंक 27,500 पर आ चुका है। बहुत ही खतरनाक चीज है, मतलब 10,900 के ऊपर निफ्टी टिकना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बैंक निफ्टी है। और दीपाली, अगर बैंक निफ्टी 5 मिनट गिन के, 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, गिन के 4-5 मिनट 27,500 के ऊपर टिका तो तेज हो जाएगा। तेज नहीं होगा, फिर ये 150 से 200 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब 700 तक चला जाएगा, 27,700 तक। 150 से 200 पॉइंट ऐसे भागेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन 5 मिनट गिन के 5 मिनट आप टिका दीजिए। 27 मैं क्यों है वो बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा बोलने में, इसलिए 27,500 के कॉल्स में 38 लाख शेयर हैं आज। अच्छा, और उसमें से भी 30 लाख शेयर आज जुड़े हैं। कॉल राइटिंग 30 लाख शेयरों की होके रखी है। तो 10,500 के, ये देखिए बात करते करते 25 पॉइंट ऊपर आ गया। 10,500 के ऊपर टिक रहे, मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ भी हो सकता है, 27,600, 700, 750 कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है ना शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, इतनी खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तो सिंपल है, 27,400 आपका स्टॉप लॉस है, 27,500 के ऊपर 3-4 मिनट टिका, फिर आपको प्रॉफिट काम बुक करना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, इसलिए लेवल देना मुश्किल काम है। 27,600 भी हो सकता है, 27,700 भी हो सकता है, लेकिन होगा। फिर आप ट्रेल करते रहो अपने स्टॉप लॉस को। ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर 5 मिनट टिका तो फायरवर्क्स दिखाएगा, असली आतिशबाजी वहां दिखेगी। और हो सकता है आज इस बार पहली बार दिन भर में निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले, क्योंकि निफ्टी ने पहली बार 10,900 को वापस पार करके टिका है। तो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, सब छोड़ दीजिए, रुपए को देखिए। अगर रुपया मजबूत हो गया ना तो बस अब आप चिंता मत कीजिए। अभी अगर बचे हुए 1 घंटे में किसी को डरना है तो मंदी वालों को ज्यादा डरना है, तेजी वालों को नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो ये स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक में, काफी शानदार रिकवरी बनी है। इनफैक्ट तो आशु जी की स्ट्रैटेजी भी है। हाँ बिल्कुल, आशु सर से बात किया जाए। आशु सर स्वागत है। सबसे पहले तो इंडेक्स पे आपका व्यू दीजिए। अनिल जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दी हुई थी, तो इम्पोर्टेंट होता है टाइम टू टाइम उसको रिविजिट करना जी। और अनिल जी, जैसा कहा था इंडेक्स पे लॉन्ग रहना है थ्रू ऑप्शन, और डिम्पी को मैंने आपको सुबह भी बोला था कि अगर आप अभी लेंगे तो आपको 25-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस करा देगा। एग्जैक्टली सेम चीज हुई, 50 पॉइंट निफ्टी का नीचे स्टॉप लॉस हुआ और वहां से वेंजेंस से वापस आ गया। तो ये ट्रेड आपको सर, जो वेनिला ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग करेंगे उनको नहीं लेने देगा, सिर्फ ऑप्शन वाले को लेने देगा, पहली चीज। दूसरी चीज अनिल जी, शॉर्ट साइड पे बोला था इंडिया बुल हाउसिंग और L&T हाउसिंग फाइनेंस, दोनों काफी नीचे आए थे। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था वो बिल्कुल कवर कर लें, क्योंकि वो इंट्राडे शॉर्ट था और अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उसमें कवर करना चाहिए। तीसरी चीज अनिल जी, सुबह बात हुई थी, जिनको आपने नाम दिया करण अर्जुन, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। करण अर्जुन में से एक तो चल गया और ब्लास्ट हो गया है। 673 के ऊपर एक्सिस बैंक जिस तरह से कन्विंसिंगली निकला है अनिल जी, अब ये 690-95 का भाव बनाएगा और मतलब वन साइडेड तेजी है सर। मैंने इसमें बोला था कि डिलीवरी लेके रखनी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तीसरा मैंने चीज बोली थी येस बैंक, जिसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग कराई थी अनिल जी, वही स्टैंड है कि प्रॉफिट बुकिंग में येस बैंक में नया लेन नहीं करना, नया लेन करण अर्जुन में ही करना है और वो दोनों आउट परफॉर्म करेंगे। तो अनिल जी ये सारी स्ट्रैटेजीज। और अनिल जी एक और DCB बैंक, आई थिंक वो लिमिटेड इंटरवेंशन से कुणाल जी से कंफर्मेशन दिला दीजिए, 185 वाला भी लेवल उनका क्रॉस कर गया है, जिसके लिए मैंने डिलीवरी रिकमेंडेशन दी थी और मैं इसमें भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। जैसे आपकी बैंक निफ्टी की स्टडी है सर, उसको लेके कौन जाएगा, यही सब चीजें लेके जाएंगी। और इसमें मैं सबको बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि 10 रुपए ऊपर नीचे नहीं देखें, ये पोजिशनल लॉन्ग रखिए। तो सर ये सारे बैंक्स और ये स्ट्रैटेजीज मैं विजिट करना चाहता था, रिविजिट करना चाहता था टू रीइंस्टेट। एंड एक बार सर ये DCB का भी मैं फिर चाहता हूँ कि अगर आप कुणाल जी बताएं, क्योंकि अब कन्विंसिंगली 185 के ऊपर खड़ा हो गया है। बिल्कुल, ये तो DCB तो कल ही जब रिजल्ट आया था, कुणाल जी ने साफ कह दिया था 180-50 नीचे जाएगा नहीं, 185 के ऊपर निकलेगा नहीं। कल पूरा दिन वही रहा, आज पूरा दिन यहाँ रहा और सुबह भी हमने पूछा था 185-50 पार करते ही उनकी तरफ से क्लियर कट बाय सिग्नल है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, कुणाल जी ब्रेकआउट हो गया ना? हो गया अनिल जी, आशु जी कहें और ब्रेकआउट ना हो, मतलब ब्रेकआउट ऑन डिमांड है आशु जी का। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स आएंगे। 192-93 जो मैंने सवेरे भी कहा था कि 150 से पार होगा, तो फिर 191 के टारगेट से बाय करें। पूरी तरह मैं सहमत हूं, वही राय है मेरी, अभी भी होल्ड करें। और बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं। देखिए रिजल्ट के बाद टाटा एलेक्सी
इंडसइंड, जिनके हमने दोनों के लिए कहा कि रिजल्ट खराब आएंगे, खराब रिजल्ट आए और उसके बाद स्टॉक गिरे। कर्नाटक बैंक और डीसीबी दोनों का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे और आप देखिए रिजल्ट के दूसरे दिन स्टॉक्स में जो एक्शन हुए हैं, तो रिजल्ट के दिन वॉलेटिलिटी रहेगी, बाय सेल डिमांड सप्लाई 50 चीज़ें होती है, लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट हैं तो बाजार उसको रेस्पेक्ट करेगा। एक और स्टॉक जिस पर आशीष सर आपसे राय लेना चाहता हूँ, जिस पर आपकी थोड़ी सी वो टेढ़ी वाली नज़र है और जिसमें आपने कहा कि जब तक डिम्पी नहीं कहेगा ये शेयर चल नहीं सकता, और डिम्पी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, अब उस पर फिर से राय ले लूँ आपसे। EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक है और आज जबरदस्त कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, फिर से 3% नीचे 119 के आसपास, और ओपन इंटरेस्ट देखिए, माय गॉड 9% आज फिर से बढ़ा है, दमदार शॉर्ट्स बन रहे हैं। और गिरेगा अनिल जी? बिल्कुल, ये परपेचुअल शॉर्ट लिस्ट में है और अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया, क्योंकि मैं रीइंस्टेट करना चाहता हूँ। ये सिर्फ लाइफ में मैंने इसको एक बार चलते हुए देखा था, वो सिर्फ डिम्पी ने चलाया था। कैसे चलाया था, मतलब उसको हैट्स ऑफ है, फुल ऑफ एप्रिसिएशन है। अदरवाइज ये स्टॉक चलने में है ही नहीं सर, ये परपेचुअल शॉर्ट लिस्ट में है सर। परपेचुअल शॉर्ट से एक और चीज ध्यान आई, मैं रिविजिट करना चाहूंगा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा। कल परसों शायद राकेश बंसल जी कुछ डराने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट पकड़ती है। सर बाजार में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि घोड़ा क्या है और गधा क्या है। घोड़े पे सवारी करनी है और गधे को लात मारनी है। कभी कभी गधा लात वापस मार देता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। तो आज आप रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल भी देख लीजिए, जो परपेचुअल शॉर्ट लिस्ट है सर वो परपेचुअल ही रहेगी, लेकिन सिर्फ उसमें ये होना है कि अभी बेचना है या ऊपर बेचना है या उससे ऊपर बेचना है, लेकिन बेचने में ही है। आज मार्केट ऊपर है, कल भी मार्केट थी, एक दिन में रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा वापस जहां होने चाहिए थे वहां पे आ गए हैं। सर सुनिए ना, थोड़ी गलती हो गई एक्चुअली, ये लात तो मुझे भी पड़ गई एक्चुअली। रिलायंस कैपिटल कल हमने भी बड़ा बोल्ड कॉल दिया था, डरते डरते कि भाई वैसे तो गंदा स्टॉक। सर अनिल जी, यही आपको कंट्रोल करना है सर, नॉट टू गेट कैरिड अवे। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। इसलिए वक्त वक्त पे है ना आपको फोन मिला लिया करते हैं हम लोग कि चलिए कहीं मतलब हम रास्ते से इधर उधर भटक रहे हैं तो भटके ना। लेकिन देखिए जो कमजोर शेयर हो, कमजोर जी सर थोड़ा सा संगत का असर है, राकेश जी और कुणाल जी के साथ ज्यादा बैठते हैं, इसलिए नहीं दिल तो आपसे उतना ही मिला हुआ है सर, ऐसी क्या बात है। नहीं बिल्कुल ज्यादा मिला हुआ है, ये तो पक्का मैं बोलता हूँ सर, ज्यादा मिला हुआ है। ओके, एक्सिस बैंक आज का स्टार परफॉर्मर और स्टॉक ऑफ द डे भी था। 680 के आसपास के टारगेट थे, कितने थे दीपाली जी जरा बताएंगे टारगेट? 675 और 680 सीन साइल डिलीवर्ड। एफएनओ में आज का हाईएस्ट 679 रुपये 35 पैसे, लगभग टारगेट हासिल होते हुए आज एक्सिस बैंक के इंतजार तो करवाया पूरे दिन भर, लेकिन टारगेट हासिल हो चुके हैं। क्या बैंक निफ्टी, माय गुडनेस, ये भागने को तैयार है। कुणाल जी कुछ बड़ा कॉल बैंक निफ्टी पे देने का मूड है तो अभी से दे दीजिए, फिर बाद में शायद आपको वक्त ना मिले। अनिल जी पूरी तरह मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया और आप कमेंट्री दे रहे थे, मैं बिल्कुल यहाँ सिर हिला रहा था, मुझे लग रहा था बिल्कुल बैंक निफ्टी बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। निफ्टी भी देखिए, जिस दिन आशु जी पिछली बार आए थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात मैंने की थी, ब्रेकआउट आया था और मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 27,800 का लेवल फ्यूचर्स में दिखाएगा। दो तीन दिन के वक्त में मुझे लगता है कि 27,800 फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में आना चाहिए, तो बैंक निफ्टी बिल्कुल बाय करके चले। देखें कुणाल जी, अभी तो 2 घंटे भी नहीं है हमारे पास, तो 1 घंटे में जो कुछ करना है। नहीं मुझे पता था 2 दिन मतलब देखिए इस अब देखिए आज तो थर्सडे हो गया, फ्राइडे तक मुझे लगता है 27,800 के लेवल्स आने चाहिए बैंक निफ्टी में, जिस तरह का स्ट्रक्चर। फ्राइडे कल है, लेकिन बैंक निफ्टी आज क्या 27,600 के ऊपर क्लोज देगा? अनिल जी देखिए, इसका जो रिकवरी हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी में, और 520 के ऊपर जाना, यानी इसमें जितने भी जो कॉल राइटर थे इन द मनी के, उन सबको उसने एक एज पे लाके रख दिया। यानी कि अगर यहाँ से अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो इसमें अनवाइंडिंग स्टार्ट हो सकती है, जैसे भी आपने बताया था कि अनवाइंडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि अभी इसमें बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग हो सकती है। और शायद अगर इसका क्लोज, अगर जैसे मैंने कल सोचा था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि 520-30 खुल के ये 700 के आसपास जाएगा और वहाँ पे क्लोज होगा, लेकिन ये कुछ नीचे में 350-400 भी जाके आ चुका है। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे अनवाइंडिंग होके हम शायद 27,700 के करीब बैंक निफ्टी का क्लोज देख सकते हैं। अनवाइंडिंग का क्या मतलब? अनवाइंडिंग का मतलब ये कि जो शॉर्ट राइटर है वो फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाना चालू कर देंगे, बिकॉज उनको कॉल में लॉस होना चालू हो गया है। हाँ ये हुई ना, तो जिन्होंने ये भाई साहब कौन है इतने जो सुबह आज 30 लाख शेयर कॉल शॉर्ट करके बैठे, मजाक है? 27,500 का, वो भी इतना नीचे का। यस एग्जैक्टली, मैं और ये लेवल आना बहुत मुश्किल था और 2:30 बजे ये लेवल आया हुआ है। इनका होगा क्या आखिरी 1 घंटे में? यस। और शुभम जी जरा बताइए इनका क्या होगा, जो 30 लाख शेयर और कुल मिला के 38 लाख शेयर है, 30 तो आज ही बने, इनके कितने पैसे लगेंगे 3:30 बजे तक, जरा बताइए।
अनिल जी अभी तो 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उनको थोड़ा सा प्रीमियम का भी क्वेश्चन होगा बिकॉज थोड़ा प्रीमियम उनको मिला होगा, लेकिन अगर यहाँ से और 20-30 पॉइंट अगर और बैंक निफ्टी बढ़ गया तब मुझे लगता है कि एक पैनिक अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा बिकॉज अभी 538 540 है तो 30-40 पॉइंट का तो एटलीस्ट उन्होंने प्रीमियम भी लिया है। तो अभी तो मुझे लगता है कि एकदम ब्रेकआउट पॉइंट पर है। अगर 27 560 565 के ऊपर जाता है, और ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ आज बिकॉज वीकली एक्सपायरी है, तब मुझे लगता है कि और थोड़ा सा पैनिक अनवाइंडिंग यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। बट अब यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा लेट हो चुका है। बट 560 तो हो गया सर, 555 के आसपास है, बट ऑलमोस्ट इसी लेवल पे मुझे लगता है अब यहाँ से। हाँ तो अनिल जी मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा और पैनिक अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। अब वो तो बता पाना काफी डिफिकल्ट है कि 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट और यहाँ से भी बढ़ जाए तो मुझे लगता है कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो बस बैंक निफ्टी में देख लीजिए 27,550 तो आएगी। ये तैयार है। ये मतलब देखिए अगर आज का हाई अब बचा कितना है, 15 पॉइंट बचा है यहाँ से आज का हाई। 27,560 कैश में, 27,572 फ्यूचर में। जो मंदी करने वाले वो आखिरी उम्मीद उसी पर रखें। मुझे तो हाँ, और थोड़ा सा जोर लगा के 27,600 निकल गया ना तो फिर जो 27,500 के कॉल राइटर है ना वो ऐसे भागेंगे, ये 27,700 के ऊपर नहीं रुकेगा फिर। तो 27,600 निकलने दीजिए, पहले 27,572 आज का हाई स्पोर्ट लेवल पर वो निकले, फिर 27,600 और फिर तो 27,700 27,750 जो इस हफ्ते के हाई हैं 27,750 की वो आपको मिल जाएंगे सही वक्त पर बैंक निफ्टी की शो। और सबसे बड़ी बात दीपाली देखिए, आप चार्ट देखिए, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ चार्ट दिखाइए भाई, एक साथ दिखाइए, मज़ा आएगा। क्योंकि 2:30 बजे जब हमने कमेंट्री शुरू की तब हमने फोकस बैंक निफ्टी पे किया, न कि निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी कितना तेजी से भागा है, निफ्टी मुश्किल से 15 पॉइंट भी नहीं बढ़ा, 10 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी 70 पॉइंट बढ़ चुका है। 27,500 500 से भी नीचे था। हाँ, नीचे था, उसके बाद 27,500 के आसपास आ गया था, वहां से तो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट चल गया। बिल्कुल, तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का कमाल। एक्शन पूरा वही का वहीं पर है, वहीं पर फोकस करिए। इस बीच हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और बहुत देर हो गई, उनसे तो बात ही नहीं हो पाई, हम ये सब बैंक निफ्टी के चक्कर में लगे रह गए। आशीष जी स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, रिजल्ट के लिहाज से, रिजल्ट के पहले कहीं कोई खरीदारी करने का इरादा है, कोई स्टॉक आपके रडार पर है? देखिए एक्सिस बैंक का जी मेरा टॉप फेवरेट रहेगा और मेरा मानना है इस स्टॉक की बहुत बड़ी री रेटिंग होने वाली है। इनफैक्ट आज भी 14-15 रुपये आप है और ये जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जो शेखर शर्मा ने 31 दिसंबर को जाने के बाद अमिताभ चौधरी ने एमडी और सीईओ पद को संभाला है, तो इससे एक नई एनर्जी बैंक में आई है। दूसरी बात ये कि लास्ट क्वार्टर के उनके नंबर देखें तो उनका मुनाफा करीब 800 करोड़ के आसपास रहा था, जो 80% आप था ईयर ओवर ईयर, और ऐसा ही जो परफॉर्मेंस है वो इस क्वार्टर में आने की उम्मीद है। तो इस सारे फैक्टर्स के चलते हुए स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग हो रही है और मेरा मानना है पूरे बैंकिंग पैक को अब एक्सिस बैंक लीड करने वाला है और ये प्री रिजल्ट मेरा फेवरेट पिक है। और एक्सिस बैंक सुबह स्टॉक ऑफ द डे में भी दिया गया था, खरीदारी की कॉल ही थी और सीएलएसए की भी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि 800 तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। ये रिवाइज्ड उनके अपवर्ड टारगेट्स हैं एक्सिस बैंक। इस बीच लेकिन बंसल जी बहुत जबरदस्त तरीके से हाथ हिला रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बिगुल भी बजाऊं या सीधे चले जाऊं, लेकिन बिगुल बजा ही लेते हैं, उसके बगैर तो देंगे नहीं कॉल। BTSTT आ रही है राकेश जी की। सर बताइए कौन सा स्टॉक है इतना जोर से भागने वाला है वो? अनिल जी बिल्कुल आपने सही बोला, बिगुल के बिना तो मैं दूंगा नहीं, मेरा अगर कंट्रोल चले तो जो पैनलिस्ट बिना बिगुल के देते हैं उनकी पेनल्टी भी लेनी चाहिए। बिगुल तो अनिल जी मैंडेटरी है। और अनिल जी हाथ इसलिए ला रहा हूं क्योंकि खरीदारी की राय है HDFC बैंक पर। अरे वाह, इस स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है 2102 2103 के अराउंड, फ्यूचर के अंदर एक काफी बड़ा बेस बनाया है और बैंकिंग में बड़ा फास्ट चलता है। काफी समय से एक्सिस बैंक, ICICI बैंक चल रहे हैं और अब मुझे लगता है HDFC बैंक भी एक अच्छी रैली दिखाएगा और जिस तरीके से बैंक निफ्टी का अच्छा रुझान है यहाँ पर HDFC बैंक का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो राउंड फिगर में 2100 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2170 यहाँ पहला टारगेट है, 2183 दूसरा टारगेट है और ये सारे लेवल्स फ्यूचर्स के हैं। ओके, फ्यूचर्स के हैं ये तमाम लेवल्स। और HDFC बैंक चलेगा राकेश जी के बोलने पर, एक्सिस बैंक चलेगा आशीष जी और आशु मदान जी के बोलने पर, और हमने भी स्टॉक ऑफ द डे में लिया। और बैंक निफ्टी मैं और कुणाल जी, शुभम जी, श्रीकांत जी सबके सब बुलिश है। ये तो मज़ेदार गेम होने वाला है। बचे हुए 45 मिनट जो एक्शन होगा दमदार होगा। हाँ, फिर भी मार्केट हम सबसे ऊपर है, हम सबसे कहीं बड़ा है।
सुप्रीम है, एक चीज़ कर लीजिए 27,500 ये है बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल। अब आप इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 27,500 के नीचे जाए तो समझ लीजिए कि एक मौका दिया था बढ़ने का, 75 पॉइंट बढ़ा, छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सपायरी का दिन है, किसी भी तरह का कोई भी मूव आता तो 27,500 आपका स्टॉप लॉस अब बैंक निफ्टी पर होना चाहिए आपकी, अगर कोई तेजी की पोजीशन इस वक्त बची है तो ये ध्यान में रख लीजिए। और थोड़ी देर में दीपाली जी एक और चीज़ खास होने वाली है। वो क्या? कल के 2000। अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये तो अच्छी बिल्कुल बात है। तैयारी, कल के 2000 भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से रजत भी हमारे साथ हैं, तो रजत भी एक कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और रिसर्च लेकर आए हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे। इस बीच अजमेरा रियल्टी 14%, 194। माय गुडनेस, क्या दमदार असर देखने को मिल रहा है जी बिजनेस की खबर का। जो आज सुबह हमने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फंड जो है वो 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़, 50% ज़्यादा हो सकता है इस बजट में। इस खबर के बाद अजमेरा रियल्टी का स्टॉक देखिए, और कुणाल जी ने क्या सही पसंद किया स्टॉक। बाकी भी उनके पास ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने नहीं, सिर्फ यही ये लेना है। सिर्फ ये 200 की तरफ कूच करेगा। मुझे शब्द भी याद है कूच करने का। तो पहुंच गया ऑलमोस्ट 200 की हाँ, दहलीज क्योंकि पर। क्या है, कुणाल जी ने कुछ कुछ शब्द ऐसे रखते हैं जो कोई भूल नहीं सकता। खोज जारी है, कूच करेगा, तो ये सब ये उनके पेटेंट हो गए हैं अभी एकदम। तो बड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। अजमेरा रियलिटी दिन के हाई पॉइंट पर और लगभग 23 रुपए मजबूत होकर अभी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। बैंक्स की हम बात कर रहे थे तो कोटक महिंद्रा बैंक पर और राय ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी निचले स्तरों से हुआ है रिकवर, 0.1% ऊपर है। और आज खबरों में भी है जो सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो अब टल गई है और 12 मार्च को अभी सुनवाई होगी। वो शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को लेकर जो आरबीआई के अगेंस्ट इन्होंने याचिका दी थी उस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन स्टॉक पर श्रीकांत जी फटाफट से एक राय दे दीजिए। दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है, 1% मजबूत है। दीपाली, वैसे मैं कोटक बैंक में ही काम करता हूँ, कोटक सिक्योरिटीज पार्ट ऑफ कोटक बैंक, तो हम उसके बारे में बात ठीक है, नहीं ठीक है, बट ये एचडीएफसी बैंक जो अभी बताया था और मन में ऐसा हो रहा है कि सब पूछ लो, आपको तो सब कुछ पता होगा। लेकिन वैसे ये गलत फहमी है ऐसे लोगों की। आमतौर पर है ना, एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के बारे में सबसे कम पता होता है। फैक्ट है ना, एकदम फैक्ट है। हाँ, बाहर वाली दूसरी कंपनी के बारे में ज़्यादा पता होता है, उसके बारे में कम पता होता है। ये फैक्ट है, मैंने तो नोटिस किया, आई डोंट नो बाकी लोगों के बारे में। एकदम सही बात है सर, एकदम सही। चलिए आशीष जी मदद करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। आशीष जी बताइए आपकी राय। देखिए, मेरा मानना है अनिल जी, कुछ डिसीजन आ जाता तो बेटर रहता, क्योंकि अब ये जो अनसर्टेनिटी का दौर है वो अगले 3 महीने और जारी रहेगा, जिसके कारण से जो स्टॉक में एक बड़ी रैली बन सकती थी, क्योंकि दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, तो वो मोमेंटम कोटक महिंद्रा बैंक में मिस होगा। क्योंकि जो ट्रेडर्स है उनको हमेशा थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, जैसे हमने येस बैंक में देखा वैसे ही अनसर्टेनिटी अभी कोटक महिंद्रा बैंक में भी है। तो मेरी स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आपके एक्सेस और आईसीआईसीआई इस रैली को लीड करेंगे, तो बेटर है लीडर्स के साथ में ही रहा जाए। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये है आपके लिए राय। आईसीआईसीआई एक्सिस सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और वैसे भी भले आपने आईसीआईसीआई एक्सिस को पसंद किया हो, जरा भी माथे पे शिकन नहीं है। श्रीकांत जी को कोई फर्क नहीं। श्रीकांत जी ईसॉप से है क्या? बिल्कुल। ये हुई ना, 2001 से काम कर रहा हूँ। सही जगह नौकरी करो और लंबे समय तक नौकरी करो तो फिर ऐसे चेहरे पर स्माइल आती। देखिए इनफैक्ट आपने जब सीएनबीसी ज्वाइन किया था और आप जब फर्स्ट टाइम एंकरिंग के लिए आए थे तब मैं था उधर स्टूडियो में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, यस मुझे याद है। कितना 13-14 साल पहले की बात है। बिल्कुल, आपका आई थिंक फर्स्ट डे था। हाँ, हम वहाँ पे थे। अरे वाह, क्या बात है। तो तब से हमारा साथ है बरकरार, और तब से देखिए श्रीकांत जी की चेहरे की स्माइल कम नहीं हुई, बड़ी है एकदम। कोटक महिंद्रा का मतलब वन ऑफ द बेस्ट बैंक, बेस्ट स्टॉक, हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाला शेयर है। बिल्कुल। ओके, थोड़ी देर में हम आपको देंगे कल के 2000 भी एक बेहतरीन शेयर आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक और है जिस पर राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से, और वो है अमरा राजा बैटरी। ओपन इंटरेस्ट बड़ा जमकर बढ़ के आया, 2.5% ऊपर है और 24% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। कुछ दम है या छोड़ दें, इसमें ट्रेड बनेगा क्या श्रीकांत जी, जरा बताइए। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वैसे काफ़ी चल चुका है। कुछ जनवरी के बिगनिंग में ही इसकी प्राइस जो थी वो 710 के करीब थी और अभी वो 790 के करीब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसमें पॉज आ सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मार्क के करीब ये जा रहा है। समय मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से और लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स रिवर्सल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमें वहाँ पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हमारा राजा पर आए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर है, कल के 2000 भी तो देने हैं जी। नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए, दो मिनट रुक जाइए। एक इंटरेस्टिंग खबर है, पहले उस पर भी फोकस कर लें, या पहले कल के 2000 दे दें? अगर स्टॉक तैयार है तो स्टॉक तो तैयार, मैं स्टॉक क्या, मैं तैयार तो मुझे होना है, स्टॉक तो हमेशा तैयार रहता है। तो फिर पहले चलिए बजाइए बिगुल। कल के 2000
बताइए कौन सा स्टॉक है? एक फार्मा शेयर है जहां पर खरीदारी करने की राय है और शेयर है ल्यूपिन। स्टॉक का दाम है 872-873 रुपए के आसपास। ये है स्टॉक और मजबूत है 0.5% के आसपास और ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा हुआ है। खरीदने की राय क्यों है वो मैं बता दूं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने की तैयारी है ल्यूपिन में। डेवलपमेंट क्या है कि आज खबरें जो आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका पीतमपुरा में प्लांट है, उस प्लांट का यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन शुरू किया है और ये इंस्पेक्शन शुरू होना अपने आप में बढ़ेगा। नहीं तो आमतौर पर हम डर जाते हैं, अरे इंस्पेक्शन आया मतलब क्या होगा, लेकिन चूंकि इस प्लांट को इसलिए यूएसएफडीए ने बंद कर रखा है कि बहुत छोटे से माइनर इश्यूज थे और कंपनी कब से चाहती थी कि इसका इंस्पेक्शन हो और काम निपटे। मतलब इंस्पेक्शन हो और हाँ, हो जाए issue। बस हो जाए खत्म। तो वो इंस्पेक्शन शुरू हो गया। अब शुरू होने से फायदा ये होगा कि ये जैसे ये होगा क्लियरेंस यहाँ से जो ड्रग्स की है, जो दूसरी दवाएं हैं उनकी आना शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत कम समय लगेगा। तो और पूरी संभावना ये संभावना है कि ल्यूपिन इस बार जो ये इंस्पेक्शन होगा इसमें जो छोटे मोटे इश्यूज हैं यूएसएफडीए के उनको क्लियर कर देगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है, एक चीज। दूसरी चीज, एक और कोरिलेशन बता दूं जो मैंने अब तक बताया 4-5 तो मुझे याद है, टाटा एलेक्सी, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, डीसीबी बैंक, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, रिजल्ट्स। हम लगातार करेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। एमसीएक्स करेक्ट, और सब में समय पे प्रॉफिट बुक करने की भी राय दी। डीसीबी में कल ही बोला था कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, वापस रिजल्ट के बाद एंटर करें। सेम एमसीएक्स। एक और स्टॉक में एनआईटी टेक में हमने लगातार बोला कि खरीदारी कीजिए, अब अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। सेम एक और स्टॉक इस लिस्ट में जोड़ लीजिए और वो है ल्यूपिन। अच्छा, हाँ, रिजल्ट तक इस स्टॉक में जब भी गिरावट आए खरीदारी करनी। मुझे नहीं पता इसकी रिजल्ट की डेट क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट्स भी इसके अच्छे रहने चाहिए कम से कम। अभी जो शुरुआती मुझे अंदाजा है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, डेट याद होगी तो मेरे लिए ल्यूपिन एकदम परफेक्ट लॉन्ग है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास एक खरीदारी कल के 2000 के लिए करनी है। श्रीकांत जी जरा लॉट साइज बताइए, हमारे 2000 वालों को तो वो भी देखना होता है ना कि कितनी देर में कितना बढ़ेगा तो काम हो जाएगा। सब मेरे पास है ना, कैश के लेवल्स होते हैं। नहीं, लॉट साइज आपके फ्यूचर में नहीं होता आपके पास? नहीं मेरे पास। अरे क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, बट अगर आप स्टॉक की जैसे बात कर रहे थे प्राइस पैटर्न को, 700 शेयरों का लॉट होता है। 700 शेयर का लॉट, यानी कि 3 रुपये बढ़ना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 865 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए ल्यूपिन में। खरीदारी 10 रुपये नीचे, मेरे ख्याल से 8-10 रुपये नीचे ठीक है, और ऊपर में 885 रुपये के लेवल्स ठीक है। क्या क्या देने चाहिए? 885 से लेकर 890 के लेवल्स आपके बराबर है। इनफैक्ट अगर आप पिछले कई अगर महीनों का चार्ट देखते हो या कई हफ्तों का चार्ट देखते हो तो सितंबर से इसकी जो रेंज बनी है वो रेंज बनी है 818-820 नीचे में, और ऊपरी जो रेंज है वो है 905 से लेकर 910 की। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपने अभी छोटे टारगेट्स दिए थे बराबर है, क्योंकि अपना जो व्यू है वो एकदम डिसिप्लिन व्यू है कि मुझे 2000 ही कमाने हैं, उसके ऊपर मिले तो ठीक है, वेरी गुड। तो वैसे ही है ये फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट भी आज के दिन में हुआ है। एक फॉलिंग इसमें ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक सप्लाई लाइन थी, सेलिंग प्रेशर था, उसको आज स्टॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। उसके ऊपर वो कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है पूरे दिन से। तो ये 885 तक के टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों को सिर्फ 2000 रुपये के लिए कमाना है वो 880-885 की रेंज में जहां ठीक लगे वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी 890 तक भी जा सकते हैं। 865 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर ल्यूपिन में करनी है तेजी। ये है आपके लिए कल के 2000। एक फंडामेंटल राय मैं ले लूँ फटाफट आशीष जी से भी। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि अगर ये अप्रूवल आ गई और यूएसएफडीए से पीतमपुरा वाला प्लांट क्लियर हो गया तो ल्यूपिन के लिए बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात होगी? जी बिल्कुल पॉजिटिव बात होगी अनिल जी, क्योंकि काफ़ी जो उनका एक वॉल्यूम है वो पीतमपुर प्लांट से आता है ल्यूपिन के लिए, तो एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात है इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो भी अच्छे आने की उम्मीद है। मेरा मानना है करीब 250-260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा, जो लास्ट क्वार्टर में जो उनके नंबर्स है उसके आसपास रहेगा। बट ईयर ओवर ईयर मेरा मानना है 20 से 22% की ग्रोथ आएगी। तो ल्यूपिन प्री रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाई किया जा सकता है। जब वैसा आप तो कमाल ही कर रहे हैं आशीष जी। मैंने तो अंदाज से बोला था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपने तो फिगर के साथ बोल दिया इतना इतना आएगा। तो जरा थोड़ा विस्तार से समझाइए रिजल्ट के बारे में, कितनी उम्मीद है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में या साल दर साल कैसे कंपेयर कर रहे हैं? जरा मेरा भी रिसर्च हाथों हाथ ही हो जाएगी। जी मेरा जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, पर मेरा मानना है शायद 268 करोड़ के आसपास का मुनाफा था लास्ट क्वार्टर में,
और इस बार भी उसी के आसपास का ही प्रॉफिट रहेगा, पर ईयर ओवर ईयर जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शन फिगर्स थे तो उसके कारण से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी डिप था, और यही रीज़न है इनफैक्ट अपने आप लो से देखिए तो स्टॉक में कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिल रही है। और फार्मा यदि एज अ सेक्टर देखें तो ल्यूपिन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक लास्ट क्वार्टर में इमर्ज हुआ है, तो ये एक शो करता है कि जो वर्स्ट था वो स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और मेरा मानना है कि रिजल्ट के बाद ये स्टॉक जो इसका 52 वीक हाई से अभी 100 रुपये नीचे है, धीरे धीरे उस तरफ जाएगा, तो इसको जिन लोगों को होल्ड करके रखना है तो होल्ड करके भी रखिए, अच्छा पोजीशन कॉल भी है। ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए, तुरंत प्रभाव से देखिए फटाफट, इतना बेहतरीन एनालिसिस आशीष जी ने कर दिया नंबर्स के साथ। मतलब पता नहीं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी जीबी रैम की है, 268 करोड़ प्रॉफिट, मतलब याद रखना भी भारी काम है। शुभम जी, अब आपका काम शुरू होता है यार, आपका काम बड़ा आसान सा है, अभी तक रिजल्ट की डेट तो आई नहीं है, एक बढ़िया सा ऑप्शन बता दीजिए, कॉल ऑप्शन जो खरीद के रख ले लुपिन का। अनिल जी, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं तो 880 का कॉल ऑप्शन जो भी 17 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है एट द मनी ही लेकर के चलना चाहिए, बिकॉज पिछले 3 दिनों से यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव देखने को मिला है, तो यहाँ से मुझे लगता है और 20-25 रुपए का मूवमेंट और बाकी है, तो एट द मनी स्ट्राइक का ही ऑप्शन हमें चुनना चाहिए। 880 का ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, उसको खरीदें, स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखें, 14 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 26 से 28 रुपए का भाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो अंडरलाइंग में और 20-25 रुपए का मूवमेंट है, और वो होता है तो ये ऑप्शन का प्राइस वहां तक बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, और इस बीच हमारे रिसर्च हेड सुमित मल्होत्रा भी मुझे मैसेज भेजे हैं, वो कह रहे हैं भाई कि देखिए लुपिन का मुनाफा साल दर साल 8% बढ़ने का अनुमान है, ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा, कामकाजी मुनाफा 5.25% बढ़ेगा, आय में ज़्यादा बढ़त नहीं होगी, सिर्फ 2% की, लेकिन उनका ये कहना है कि 3-4 बड़े मुश्किल, सुमित जी इतने मुश्किल नाम क्यों लिखते हैं भाई साहब? दवाओं के नाम? हाँ वही, मेरप्रोन, डेकोजेन, ऐसे अजीब सी दवाएं, तो खैर अजीब ही होती, ये सारी जो दवाएं हैं ना ये नई लॉन्च हुई हैं, इनसे मार्जिन बेहतर होंगे, तो रिजल्ट्स पर भी आपको रिसर्च भी हाथों हाथ मिल गई, एनालिसिस हाथों हाथ मिल गया। लेकिन एक और चीज़ है जिस पर फोकस करना है, और रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत एक खबर लेके आए, और जाहिर सी बात है रजत की खबर आमतौर पर थोड़ी डराने वाली तो होती है, वायदा कारोबार की खबर होती है, लेकिन रजत से मैं खबर लूँ उससे पहले एक बार फटाफट ये बता दूं कि इस वक्त निफ्टी बैंक 27,600 पर आ चुका है, 27,598, ये है आज के हाईएस्ट पॉइंट पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी को जो आतिशबाजी दिखानी थी दिख गई, आपके 100 पॉइंट बन चुके होंगे, समेट कर उन्हें आप पॉकेट में रख लें, और अगर अब भी आपको 27,700 का इंतजार करना है, अगर 27,600 के ऊपर टिका तो 27,700 का अगर आपको इंतजार करना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके थोड़ा ऊपर ले लीजिए, 27,550 के आसपास स्पोर्ट का जो भी होता है, जो आपको ठीक लगे वो रख लीजिए, लेकिन कर लीजिए। और इस बीच निफ्टी भी हम कह रहे थे कि 10,925 10,950 आज ही मिल सकता है, 25 पॉइंट मिल गए। ओके, कल के 2000 में आज भी आपके 2000 बन चुके हैं लुपिन में, फ्यूचर्स में, क्योंकि ज्यादा बढ़ा है स्टॉक फ्यूचर में, हम तो लेवल फ्यूचर के, तो फ्यूचर में 3-4 रुपए, और नहीं भी बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बन जाएंगे, चिंता न करें। आइए अब रजत से थोड़ी सी डराने वाली खबर सुन लेते हैं। रजत को देख के ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ ऐसे, और लाल टाई ऐसी सुर्ख की लगा रखी है। रजत क्यों डराना चाहते हैं आप सब? एक तो आप इतनी बार टीज कर चुके हैं ना कि बस रजत अभी जुड़ने वाला है, रजत अभी जुड़ना है, तो बहुत देर हो गई है, लेकिन खबर ये इम्पैक्ट डालेगी सोमवार को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वोलेटिलिटी तो हम आराम से ले रहे थे, आपको जल्दी क्या है? ये पर अनिल जी जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, हो सकता है इस खबर से रिलेट हो जाए, क्योंकि सोमवार से एफएनओ में जो मार्जिन है अक्रॉस द बोर्ड, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी, इंडेक्स में भी, और जो स्टॉक फ्यूचर्स है वहां पर मार्जिन बढ़ने वाले हैं, और ये मार्जिन का जो हाइक होगा ये 15 से 20% का होगा। ये अभी की फ्रेश खबर नहीं, इनफैक्ट सर्कुलर जो था ये एनएससी ने 26 दिसंबर को ही जारी कर दिया था, लेकिन इंप्लीकेशन देखिए आप, वोलेटिलिटी जो है मार्केट्स पे, चाहे मंदी की पोजीशन या फिर तेजी की पोजीशन, सभी पे मार्जिन अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर अनवाइंड या फिर कवरिंग का प्रेशर जो है वो स्टॉक्स को या तो तोड़ सकता है या फिर ड्राइव कर सकता है। 15 से 20% सोमवार से मार्जिन जो है एफएनओ सौदों पे बढ़ने जा रहा है। सेटलमेंट जो होगा, यानी कि पे इन पे आउट का जो तरीका होगा, वो सुबह 8 बजे आपके पास
बैंक में पैसे होने चाहिए। अगर आपका पे इन है तो आपको 8 बजे से पहले ही बैंक में पैसे रखने, नहीं तो उसके बाद पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ये कि ब्रोकर्स के पास पहले सहूलियत थी, 2 ऑप्शंस थे। एक तो T+0 जिसमें स्पैन, अगर निफ्टी का एग्जांपल लें तो स्पैन 5% लगता था, एक्सपोजर मार्जिन 3% लगता था, और T+1 में स्पैन 7% लगता था और एक्सपोजर मार्जिन 3% लगता था। अब एक्सचेंज का कहना है कि उन्होंने ये जो सेट मार्जिन सिस्टम है ये 7% और 3% कंपल्सरी कर दिया है। इसी के बलबूते यहाँ पर जो है 15 से 20% तक ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड मार्जिन जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, और इसका असर ये होगा कि आने वाले समय के लिए अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तो एटलीस्ट वोलेटिलिटी मार्केट्स में बहुत जोरदार देखने को मिलेगी। तो ये नई और पुरानी पोजीशन पे मार्जिन बढ़ेंगे। अच्छा शुभम जी, टेंशन लेनी क्या सोमवार के लिए अभी से, या फिर कुछ नहीं हो जाएगा एडजस्टमेंट सब? शुभम जी, अरे बताइए सर, मार्जिन का तो ख्याल सब कैलकुलेशन आप ही करते होंगे। हाँ, आपकी आवाज बीच में। हाँ जैसे मार्जिन, ये तो ऐसा हो गया कि कोई ब्रोकर फोन करे क्लाइंट को, अरे सुनिए तो, ये तो ऐसा हो गया कोई ब्रोकर फोन करे क्लाइंट को और बोले आपका मार्जिन शॉर्ट, बोलो हेलो आवाज नहीं आ रही, वैसा है आपका हाल। नहीं, आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में, बट मार्जिन मंडे से जो चेंज हो रहा है उसमें ऑलमोस्ट 40% तक का फर्क मार्जिन में आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से रजत जो बता रहे 15-20% वो कुछ स्टॉक्स में है, बट अगर आप और भी स्टॉक्स देखेंगे तो अप टू 40% तक का डिफरेंस यहाँ पर है। और उसके चलते हुआ ये है कि अगर आप वोलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे तो ऑलरेडी वोलेटिलिटी थोड़ा सा बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब लो वॉल रिजीम जो होता था वो देखने को नहीं मिलेगा और वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ रहेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो एफएनओ ट्रेडर्स के लिए जो था वो श्रिंक होता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट पहले से ही थोड़ा डिफिकल्ट था, और अब मार्जिन और बढ़ने के चलते यहाँ पे हो सकता है कि पार्टिसिपेशन पे भी थोड़ा फर्क पड़े। बट ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं। बट मुझे लगता है फिर भी ये थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है पार्टिसिपेंट के लिए, बिकॉज पहले कम पैसा लगता था ट्रेड लेने के लिए, अब आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और आपको और मुझे पता है कि रिटर्न कमाना बाजार से काफ़ी डिफिकल्ट है, और स्पेशली जब मार्केट ऑस्किलेट हो रहा हो। तो मार्जिनली नेगेटिव न्यूज़ है, बट देखते हैं आने के बाद पार्टिसिपेशन में कितना श्रिंक होता है, वो डेटा देख करके बेटर समझ में आएगा। बट फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कॉशियस न्यूज़ ही है। आशीष जी, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए अनिल जी, इसको 2-3 तरीके से समझना पड़ेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन लोग होते हैं जिनको मार्जिन फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले एफआई, जिनको मार्जिन से कोई लेना देना नहीं इस इंक्रीज से। दूसरा एचएनआई, वो उसको एब्जॉर्ब कर देंगे क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं या एक पोजीशन बना के खेल रहे हैं। जो मेजर सफरर रहते हैं इस हाइक का वो है रिटेल, और रिटेल के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मार्केट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो इवेंट है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ज़रूर जो पोजीशंस होंगी वो टेम्परेरी, शायद ब्रोकर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए या थोड़ा सा कम करने दें। बट रिटेल, मेरा मानना है जो फ्यूचर ऑप्शंस का मार्केट है उसमें ऑलरेडी मार्जिनलाइज प्लेयर रह गया है, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आता। तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल, तो फिर डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सेटल हो जाएगा। बहुत बार मार्जिन बढ़े हैं घटे हैं, होता रहता है, कोई खास बात नहीं। आइए, बैन से बेनिफिट की भी तैयारी है, हम आपको बताएंगे कोई स्टॉक बैन में से बाहर आने की तैयारी है, अंदर जाने की तैयारी है या नहीं। फिलहाल तो अभी तक ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे, लेकिन वो भी देखना ज़रूरी होगा। इस बीच लीवर लगभग 1% नीचे आया है, रिजल्ट के पहले मज़ा नहीं है स्टॉक में। 1% के आसपास की वीकनेस दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो ये 27,500 से 27,600 की जर्नी तय की है अभी महज 20-25 मिनट के दौरान, इसमें प्राइवेट बैंक्स का काफी हाथ रहा है। एक तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक जो अभी भी डे हाई पर है, और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक जिस पर हमने चर्चा की भी थी, ये भी अब 2% मजबूत हो चुका है। फटाफट से एक बार आपको दिखाते हैं कि एक्सिस बैंक सुबह स्टॉक ऑफ द डे में क्या सलाह आपको इस स्टॉक पर मिली थी और क्या लेवल्स रिकमेंड किए गए थे। एक्सिस बैंक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय, बढ़ना तो है। आज इसके लिए रिपोर्ट का सहारा है, सीएलएसए की बढ़िया रिपोर्ट है, ये इन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 800 किया है। 675, 680, 10 से 15 रुपए की तेजी तो आराम से एक्सिस बैंक में बन सकती है आज, तो आज इसमें खरीदारी करने की राय है। एक्सिस बैंक आज का स्टार परफॉर्मर और स्टॉक ऑफ द डे भी था। 675 और 680
सीन साइल डिलीवर्ड। तो एक्सिस बैंक सुबह स्टॉक ऑफ द डे में दिया गया था इतना और यहाँ जोश पर था आवाज सारे- मेरे को ही पता नहीं, अभी तो सुना जो- तो अब सारे टारगेट्स अगर अचीव होंगे तो जोश तो बनता है ना। हाँ, बनता तो है। 675 680 की बात की वहां हाँ। तक पहुंचा। और जबकि आज है ना सुबह दीपाली इतना मुश्किल काम था स्टॉक ढूंढना, ये तो पता नहीं रजत और संदीप कैसे कर लेते दोनों फास्ट मनी 10-10 स्टॉक निकालना, दिन के 20 स्टॉक आसान काम नहीं। मैंने पता है आज मैंने एक वो की है, क्या बोलना चाहिए उसे, चालाकी। आज का हीरो दिया ही नहीं मैंने। अच्छा आज के हीरो आज के स्टॉक ही नहीं मिल रहे थे मुझे, कहाँ से देता, तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक्सिस बैंक एक ढूंढ के निकाल कर दिया। भाई कन्विक्शन भी तो होना चाहिए ना स्टॉक में। एक मिनट, जियोजित फाइनेंशियल के रिजल्ट आ गए हैं, 10 करोड़ का मुनाफा, ये है फिगर, नोट कर लीजिए। सबसे पहले कुणाल जी तैयार हो जाइए, जियोजित के चार्ट्स खोलकर 45 रुपये पर चल रहा है स्टॉक, 0.5% नीचे है। और जियोजित फाइनेंशियल के रिजल्ट आपके सामने, वैसे तो ब्रोकरेज कंपनियों के रिजल्ट खराब आने ही है, मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट आपने देख ही लिए, कल कमजोर आए, 40 करोड़ रह गया, मुनाफा 250 करोड़ से। जियोजित का 10 करोड़ है, कितने से घटा है वो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, लेकिन ये नतीजा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आते हुए दिख रहा है। पहले लेवल से लेने, तेजी से गिरा है जियोजित का स्टॉक नतीजे के बाद। कुणाल जी, जब तक 48 पार ना हो तब तक खरीदने के बारे में बिल्कुल सोचे मत। मुझे लगता है कि नीचे आना चाहिए। 44 पर सपोर्ट है, 44 48 ये दो लेवल्स हैं। 44 के नीचे बहुत कमजोर हो जाएगा और फिर 40 के लेवल्स भी आएंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर है, मेरी राय में अवॉइड करें बेहतर। 21 करोड़ से घटकर 10 करोड़ का मुनाफा रहा है, ऑलमोस्ट आधा हो गया, और इसीलिए स्टॉक अब देखिए 4-4.5% लुढ़क कर ट्रेड कर रहा है 45 के आसपास दिन के निचले स्तर रिजल्ट्स के बाद। लेकिन स्टॉक्स और भी हैं जहां पर एक्शन बना हुआ है। बैंक से बेनिफिट तो कुछ ही देर में आपके लिए लेकर भी आएंगे, लेकिन ऑल मार्केटिंग कंपनीज को एक बार देख लेते हैं। लगातार तीसरा दिन है ये जब स्टॉक्स तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हुआ है। बीपीसीएल, एचपीसीएल दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहे हैं। बीपीसीएल इसी हफ्ते की शुरुआत में जिक्र हुआ था और तब से वहां से कांस्टेंट चला है। बीपीसीएल, एचपीसीएल पर श्रीकांत आपकी राय? देखिए आज यहाँ पे जो एक्टिविटी देखने को मिली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक लगातार हमें बढ़त देखने को मिली है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो बीपीसीएल है इसमें काफ़ी अच्छा रुझान बना हुआ है। इसका जो फॉर्मेशन है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि काफ़ी अच्छा ये करेक्ट हुआ था 385 से लेकर 330 तक, और वापस ये 350-55 के करीब आ चुका है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस 365 से लेकर 370 के लेवल्स को छू सकता है। और करंट लेवल से अगर स्टॉप लॉस मुझे रखना है तो वो स्टॉप लॉस रहेंगे 350 के करीब के। 350 के रहेंगे स्टॉप लॉस। बीपीसीएल में अगर खरीदा हुआ है तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आइए और अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। 354 के आसपास यह भी ट्रेड कर रहा है। अच्छा, फार्मा में ल्यूपिन एक अच्छा मजबूती दिखा रहा है। एक अजंता फार्मा है जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है। आप देखो कुछ चुनिंदा अलग ही चल रहा है। एक सन फार्मा कहाँ जा रहा है, 5% नीचे है। हाँ, और लुपिन कहाँ जा रहा है? चुनिंदा 2-3 स्टॉक्स चल रहे हैं, अदरवाइज सारा मूड बिगड़ा हुआ है। लेकिन ल्यूपिन अपनी मजबूती को होल्ड कर रहा है अभी भी। और नेक्स्ट वीक जैसे कि आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही है, खबरें यही है कि जो पीतमपुर यूनिट की जांच री इंस्पेक्शन चल रहा है वो नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी ने खुद यूएसएफडीए को बुलाया, कहा री इंस्पेक्शन कीजिए। दिसंबर में जो वार्निंग लेटर जारी किया था 4 से 5 ऑब्जर्वेशंस के साथ, वो माइनर थी इन नेचर। अब री इंस्पेक्शन के बाद वापस अगले हफ्ते शायद कुछ खबर इससे जुड़ी हुई आती हुई दिखे। लेकिन अजंता फार्मा क्योंकि और मजबूत हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले अजंता फार्मा से जुड़ी हुई खबर भी आ रही थी कि प्रमोटर ने कुछ शेयर्स जो प्लेज किए थे, 5 लाख शेयर्स जो प्लेज किए थे, उसको रिलीज कराया है। स्टॉक डे हाई पर है। राकेश जी, आपका व्यू अजंता फार्मा पर? देखिए दीपाली जी, स्टॉक का रुझान पॉजिटिव है। नीचे में स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है 1130 के अराउंड। किसी ने लिया हुआ है तो 1130 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए 1180 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए अजंता फार्मा पर आए। आइए रिजल्ट्स पर करते हैं फोकस। 2 आईटी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, विप्रो और एनआईटी टेक। तो पहले रिजल्ट्स का अनुमान लगा लें। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ है एनआईटी टेक के रिजल्ट्स के साथ। सबसे पहले तो उनका रिजल्ट्स नहीं, अनुमान के साथ। सुमित बताइए, दमदार आएंगे कि रिजल्ट्स? और एक वो स्टेक बेचने वाली भी तो बात चल रही है ना काफी समय से, उसमें कुछ आएगा? दोनों ही कंपनियों के लिए जो बज है वो ज्यादा है, मतलब इनफैक्ट रिजल्ट से ज्यादा एक में बोनस और एक में हिस्सा बिक्री। ये खबरें क्रूशियल रहेंगी। एनआईटी टेक के केस में स्पेशली जो नंबर्स हैं रेवेन्यू फ्रंट पर, वो करीब 6-6.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान है रुपए टर्म्स में, और जो ईबीटा है वो करीब 7% बढ़ने का अनुमान है। यानी कॉस्ट जो कम होगी उसका बेनिफिट इनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे आएगा, और इसीलिए वो ज्यादा बढ़ रहा है आय से। मुनाफे तक आते तो थोड़ा इंपैक्ट रहेगा, लेकिन ये एस्टिमेट जो है ये तब के हैं जबकि आईटी सरप्राइज नहीं किया था। तो ये मान के
चलिए कि जिस तरह के सरप्राइज आ रहे हैं इस सेक्टर में, शायद ये भी एक सरप्राइज फैक्टर आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा डॉलर रेवेन्यू भी इनका ठीक ठाक है, 13.5 करोड़ डॉलर के आसपास के नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और यहाँ पर भी करीब 2 से 2.5% का एक इम्पैक्ट रहेगा। इनकी जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो करीब 4% की है, और इनफैक्ट ये पूरे सेक्टर में सबसे अच्छी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन्होंने अभी तक दिखाई है। 4% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आएगी, और अगर क्रॉस करेंसी हेडविंड जितना अनुमान लगाया जा रहा है उससे थोड़ा भी कम होता है तो ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हैं। फिलहाल 2% का क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट की बात हो रही है, लेकिन अगर कहीं ये 1% या आधा % रह जाता है तो ये नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं और सरप्राइज भी कर सकते हैं। लेकिन नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेक सेल की बज़ को लेकर है, क्या खबर आती है, किस तरह से आती है, ये क्रूशियल रहेगा। तो NIT टेक यहाँ पर रिजल्ट्स भी और खबर भी दोनों में एक्शन है। आशीष जी राय दीजिए अपनी। मेरा ही मानना है काफ़ी स्टेबल स्टॉक रहा है, और मेरा तो एस्टिमेट है क्वार्टर ओवर क्वार्टर करीब 6 से 7% की ग्रोथ आ सकती है रेवेन्यू में, और जो नेट प्रॉफिट है उसमें म्यूटेड परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है, पर ईयर ओवर ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन आने की उम्मीद है। और इस स्टॉक में मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, और प्री रिजल्ट बाइंग के लिए बिल्कुल एक अच्छा कैंडिडेट है। कोई निगेटिव सरप्राइज आने की उम्मीद NIT टेक्नोलॉजी से नहीं है। कि नेगेटिव सरप्राइज तो आएगा नहीं कुछ भी, और इसीलिए मैं और कुणाल जी और राकेश जी लगातार इस पे खरीदारी की राय देते हैं कि रिजल्ट तक खरीद के रखिए। तो वहाँ से 40-50 रुपये तो ऊपर हो गया है। कुणाल जी अब क्या करना है? जी मुझे लगता है अभी भी होल्ड करना चाहिए। चार्ट तो बहुत दमदार है, और अब मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। रेजिस्टेंस 1240-1245 के रीजन में है, जिस लेवल की बात हमने पहले भी की थी। तो 1240-45 के आसपास उस दायरे में मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करें, फिलहाल होल्ड करें, और स्टॉप लॉस अब बहुत ही पास का रखें। स्टॉप लॉस 1210 रुपए पर रखें, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। फ्यूचर के मैं लेवल्स दे। शुभम जी आप बताइए, रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड ऑप्शंस के जरिए लेना हो तो क्या करें NIT टेक में? दीपाली, अगर NIT टेक में देखें तो मूव मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट के पहले जनरली ऑप्शंस में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए ऑप्शंस के थ्रू तो पार्टिसिपेट करने की यहाँ पे राय नहीं होगी, बिकॉज रिजल्ट के ठीक बाद वोलेटिलिटी गिरेगा और प्रीमियम मैसिवली करेक्ट हो जाता है। बट फ्यूचर्स में मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए। 1210 का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 1250-1255 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे। ठीक है, 1210 का स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में, 1250-1255 तक ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन विप्रो के भी कल रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस इशू की भी अनाउंसमेंट आ सकती है। सुमित बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है? वाली विप्रो के केस में ये IT स्पेस के सबसे अच्छे नंबर्स में से एक नंबर आने की बात थी इस तिमाही में। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 3.5% की रुपी टर्म्स में जो रेवेन्यू है 3.5% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है। एबिटा तक आते आते 18%, 19% की एबिटा ग्रोथ, यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 19% बढ़ सकती है कंपनी की, और मुनाफा भी 15 से 16% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है, सीक्वेंशियल आधार पर, यानी तिमाही से तिमाही के आधार पर। डॉलर रेवेन्यू 2% बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा इन्हें रुपी में कन्वर्जन का मिलेगा। अब तक किसी IT कंपनी को इतना फायदा नहीं मिला रुपये में कन्वर्जन का जितना इनको मिल सकता है इस तिमाही में, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया था, और उस एक्विजिशन की वजह से भी इनके मार्जिन्स में 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट आएगा। वो जो एक्विजिशन है वो एलाइट का था, जिसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक तरफ इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, उससे 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट, उसके अलावा रुपी डॉलर की इक्वेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट, और एलाइट के एक्विजिशन से मार्जिन थोड़े और इंप्रूव होंगे। तो इन टोटल विप्रो के नंबर्स भी अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ बोनस किस तरह का आता है, किस रेशियो में आता है, वैसे भी लगातार 48 साल से बोनस दे ही रहे हैं, 13-14 बार दे चुके हैं, तो अच्छे बोनस की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर भी। तो ये है आपके लिए विप्रो पर राय, और देख सकते हैं आप स्टॉक का थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिख रहा है निचले स्तरों से, लेकिन रिकवरी बिल्कुल गायब है। वो है सन फार्मा में से गिरते गिरते 6.25% अब कमज़ोर हो गया, और 425 रुपये तक आ गया रुपये। इसको कोई कहीं रुकेगा सर? नहीं, काफ़ी एक्चुअली सब्सटेंशियल फॉल देखने को मिला है। आई थिंक कोई ना कोई न्यूज़ होगी, क्योंकि जो उसने इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है वो नहीं लग रहा था मुझे कि शायद ये 440 के लेवल को तोड़ के ये इतना कंफर्टेबली नीचे आ जाए। तो आई थिंक कोई इवेंट होगा डेफिनेटली जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। कोई खबर आने की तैयारी में, और वो खबर अच्छी तो होगी नहीं जिस तरह से आ रहा है। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में भी ऐसे ही लग रहा है कोई खबर आने की तैयारी हो, जैसे 6% रिलायंस इंफ्रा नीचे है, 3% 3.5% रिलायंस कैपिटल नीचे है। यहाँ पर भी दोनों ही नुकसान में ट्रेड कर रहे हैं।
शुभम जी शॉर्ट करना है या देर हो गई है? अनिल जी यहाँ पे तो नहीं, बट एक दूसरा ट्रेड है जो मैं देना चाहता हूँ। बताइए, बिगुल बजा देता हूँ, BTST का बिगुल बजाइए। यस सर। आज मैंने बहुत ज़्यादा कॉल नहीं दिया, बिकॉज सिर्फ एक ही कॉल को मैं बहुत देर से ट्रैक कर रहा था और अब मुझे लगता है उसको लेने का समय आ गया है। बोल्ड कॉल है, टॉप 5 बढ़ा हुआ FNO स्टॉक में से एक है और स्टॉक का नाम है REC और वहां पे बेचने की सलाह है। इसका डेटा पॉइंट मैं बताता हूँ। कल सही सुना मैंने? मॉर्निंग में एक ऑप्शन का एक बिहेवियर के बेसिस पे हमने बेचने की सलाह है। बिल्कुल सही सुना अनिल जी। क्या बात कर रहे हैं, इतना बोल्ड कॉल? मुकाबला हो जाएगा आपको कुणाल जी के साथ में, सोच लीजिए एकदम। जितना आप बेचेंगे उतना कुणाल जी खरीदने को तैयार है सामने सामने। बताइए बताइए। डेटा है और डेटा मुझे लग रहा है कि एकदम कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कल हमने सुबह इंडिगो में बात की थी कि जिस तरह से ऑप्शन राइटिंग था वहां पे ट्रैप क्रिएट हो रहा था और कल जो मूवमेंट आया वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर REC में है। REC में अगर देखेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा पॉइंट है। एक तो ये कि बिना इंटरिम सपोर्ट के अगर कोई स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई के पार निकलता है तो जनरली वो एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। और दूसरा, ऑप्शंस का डेटा देखिए, 130 पे हैवी कॉल राइटिंग है और आज का भी मूव के बाद भी यहाँ पे 130 के कॉल में एडिशंस हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 120 125 जो इन द मनी स्ट्राइक्स है वहां पे भी कॉल राइटिंग देखने को मिला है और पुट जो है वो 120 के आसपास ही है। तो मुझे लगता है ये पूरा जो डेटा पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि 120 से 130 का रेंज बना रहेगा। अब बिकॉज अपर एंड ऑफ द रेंज पर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बेचना चाहिए, बट ऑप्शंस के थ्रू मेरा यहाँ पे ट्रेड होगा। 125 का पुट ₹1.50 ₹1.55 पे ट्रेड कर रहा है, उसको लेके जाना चाहिए। 75 पैसे का स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है कि कल तक में ₹3 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुणाल जी करने दें क्या इनको ऐसा? देखिए, मैंने आज सवेरे जब आपने इस पर सवाल किया था मैंने कहा था कि 126 के ऊपर अगर बंदी आएगी तो चार्ट पर ब्रेकआउट आएगा। तो मेरी राय में देखिए, जो डेटा आप देख रहे हैं शुभम, उस डेटा को मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्ट्रांग है। 126 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, बेचना ही है तो वो लेवल टूट जाए उसके बाद बेचें, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो 126 के बाद बेचना है, ज्यादा ठीक है। लेकिन वैसे भी शुभम जी तो सेफ होकर ही चल रहे हैं, पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, उसके जरिए मंदी करने की राय। आइए अब आपको बता दें, कोई स्टॉक बैन से बाहर निकलने वाले हैं क्या, अंदर जाने वाले हैं क्या? रजत है तैयार बताने के लिए बैन से बेनिफिट। रजत जी कोई खबर? नहीं, कोई भी खबर नहीं है यहाँ से। 100% अभी भी डेटा है जेट एयरवेज का, मार्केट वाइज पोजीशन 100% अभी भी डेटा शो कर रहे हैं और अदानी पार पे 81% के आसपास की पोजीशन अभी भी बनी हुई है। जेट एयरवेज बस हुआ ये है कि 27 अंकों का यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो अब इसमें बन गया है कैश, और अगर आप फ्यूचर्स पे ट्रेड करेंगे कंपेयर करेंगे तो 8% तेज हो गया आज ये फ्यूचर मार्केट पे। लोअर एंड से तो और भी तेजी देखने को मिली, लेकिन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ा, 1% भी ओपन इंटरेस्ट जेट एयरवेज में नहीं ऐड ऑन हुआ है। तो दोनों वैसे के वैसे ही बरकरार रहेंगे। कल के सत्र में भी जेट एयरवेज बैन में दिखाई देगा और साथ ही साथ अदानी पार भी बैन लिस्ट में बरकरार रहेगा, कोई नया स्टॉक बैन लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, शुक्रिया रजत आपका ये अपडेट बताने के लिए। तो ना किसी की नई एंट्री होगी और जो है जेट एयरवेज अदानी पर वो भी बैन में बने रहेंगे, यही अभी तक का अपडेट है। लेकिन आशीष जी, कल कैश मार्केट की भी कई कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें ICICI लोम्बार्ड है, SBI लाइफ है, L&T इन्फोटेक और जीलन है। आप ICICI लोम्बार्ड पे स्पेशली अपनी राय दीजिए, क्योंकि लिस्टिंग से अब तक एक तो ये स्टॉक चला है, इसने उन चुनिंदा लिस्टिंग्स में से एक है जिसने मुनाफा दिया है इन्वेस्टर्स को, और दूसरा ये कि नंबर्स से ठीक पहले आज खरीदारी अच्छी हो रही है स्टॉक में, दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इनफैक्ट जैसा कुछ अभी रिपोर्ट आया था तो हमने देखा कि जो फर्स्ट हाफ में जो प्राइवेट इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो जिसका बेनिफिट ICICI लोम्बार्ड और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ जैसी कंपनियों को मिल रहा है। और LIC का टिपिकली मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मेरा मानना है इनका जो अग्रेशन है उसका फ़ायदा मिल रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनियां होती हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी साइड मुझे कोई चैलेंज नज़र नहीं आता इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर। और
काफ़ी सारा पैसा निवेशकों का पिछले कुछ समय से जो एनबीएफसी सेक्टर में बहुत बुलिश थे वहाँ से शिफ्ट हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। तो मेरा मानना है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो भी प्राइवेट सेक्टर में है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ दोनों में बाइंग की जा सकती है। तो स्टॉक अच्छा है, खरीद सकते हैं, कल रिजल्ट्स आएंगे इस शेयर के। लेकिन दो स्टॉक्स एक साथ देख लेते हैं, एक तो सिंजन और दूसरा बायोकॉन। ये भी उन चुनिंदा फार्मा कंपनीज में से एक हैं जहां पर आज अच्छी खरीदारी हो रही है। दोनों स्टॉक्स आप देखेंगे तो 2-2% के आसपास की मजबूती दिखा रहे हैं। बायोकॉन दिन के हाई पॉइंट पर है और सिंजन में भी हम 18 रुपए की मजबूती देख रहे हैं। दोनों में से राकेश जी कोई खरीदना हो तो किसके साथ कन्विक्शन ज्यादा है, बायोकॉन या फिर सिंजन? देखिए दीपाली जी, बायोकॉन तो क्लियर एक ब्रेकआउट दिखा रहा है चार्ट्स के ऊपर और स्टॉक ने एक नेकलाइन को भी तोड़ा है। यहाँ पर 650 के ऊपर स्टॉक निकला है। बायोकॉन डेफिनेटली एक बाय मोड पर है। 642 यहाँ स्टॉप लॉस है। 674 और पहला टारगेट है। 687 यहाँ पे दीपाली जी दूसरा टारगेट बैठता है। बायोकॉन को तो खरीदना ही चाहिए। दूसरी तरफ सिंजन को देखें तो ये स्टॉक काफ़ी समय से साइडवेज जोन पर है। 530 के अराउंड एक सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो सिर्फ बायोकॉन के साथ जाना चाहूंगा। बायोकॉन को खरीद सकते हैं। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब कारोबार कर रहा है। एक और कैश मार्केट का स्टॉक है श्रीकांत जी, आप उस पर राय दीजिए, वो डॉक्टर लाल पैथलैब्स। इस महीने की शुरुआत से यानी जनवरी की शुरुआत से इस स्टॉक ने 900 के लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है और ये तब से ऑलमोस्ट 200 रुपये चल चुका है। क्या व्यू है लेवल्स पर? दिवाली इसमें काफ़ी अमेजिंग स्ट्रेंथ है। कुछ 900 रुपये के करीब ये ट्रेड कर रहा था, वहाँ से तकरीबन अभी 1080 के करीब आ चुका है। और इसके अगर पोजिशनल टारगेट्स अगर देखे जाए तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अपनी प्रीवियस हाइस के करीब जा सकता है, जो थे 1250 से लेकर 1275 के। करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि 1060-70 के करीब इसे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप अगस्त 2018 की बात करते हो तो वहाँ पे जो ये स्टॉक जो स्टेबल हो रहा था वो लेवल्स थे 1070-1080 के। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग होल्ड अगर पोजीशन हो तो उसे होल्ड बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि 1200-1250 के टारगेट्स देख सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से इसे बाय करना मुझे लगता नहीं कि फ़ायदेमंद होगा। ओके, करंट लेवल से ना खरीदें, ये आपके लिए राय होगी। शुभम जी, एक और स्टॉक है जो मंदी वाला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मंदी है तेजी, जो भी आप बता दीजिए, वो तो कोई खास बात नहीं है। L&T फाइनेंस होल्डिंग 142 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.5% ही कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अच्छा बन गया, 13% से ज़्यादा, लगभग 33.5 लाख शेयरों का। दिन के लो पॉइंट की तरफ है इस वक्त। कल गिरेगा क्या ये? अनिल जी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 145 का लेवल अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और कल भी हमने देखा कि 145 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया और आज का भी हाई बहुत सिमिलर है। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 145 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बेचना चाहिए। हालांकि जो डाउन साइड है मुझे लगता है सिर्फ ट्रेडिंग डाउन साइड है, तो 137 तक का मेरा टारगेट है नीचे में, और वो मुझे लगता है कि कल नहीं तो मैक्सिमम अगर उसको एक दिन और मंडे तक का समय दे तो 137 के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे 5 रुपए का यहाँ से डाउन साइड लगता है और उसके लिए बेचा जा सकता है। हाँ, मंडे तक तो आ ही जाएंगे, आने होंगे तो, क्योंकि मंडे को रिजल्ट है। तो जिस हिसाब से पोजीशन बन रही वो तो ऐसा लग रहा है रिजल्ट के पहले की पोजीशन है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतना 33-34 लाख शेयरों से बढ़ना, ये तो मामला उसी तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब किसी को अंदाजा होगा रिजल्ट खराब आएंगे, यही हो सकता है, नहीं तो फिर बढ़ने, ये तो कोई रीज़न नहीं है इसके अलावा तो। ओके, एनीवे, रिजल्ट से याद आया मुथूट फाइनेंस। एक तो इसके रिजल्ट है कल, एक और स्टॉक है जिसके हम आपको अनुमान बता देते हैं, कजारिया भी है, मुथूट भी है। तो हमारे साथ सुमित मल्होत्रा जुड़ने वाले हैं और उनसे हम पूछेंगे कि रिजल्ट्स का अनुमान क्या है, ताकि एक अंदाजा आपको लग जाए कि कल आने वाले रिजल्ट्स किस तरह के रहेंगे, क्योंकि स्टॉक दोनों ही बड़े टाइट से रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। कोई खास एक्शन ऊपर या नीचे का होता हुआ दिख नहीं रहा है। और बाजार में भी देखिए ऊपरी स्तरों से फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 27,611 का हाई बनाकर निफ्टी एग्जैक्टली वहाँ से 100 पॉइंट वापस नीचे आया है। और बैंक निफ्टी 10,930 सुबह का हाई बना जो था 10,929 एग्जैक्टली उसको टच करके वापस 10,900 पर आया है। लेकिन दीपाली क्लोजिंग खराब बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 27,500 के तो ऊपर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। और अगर निफ्टी को भी देखें तो ये भी अब 10,900 के नजदीक है। लेकिन आपको तो जो शानदार वाली क्लोजिंग चाहिए उस हिसाब से तो 10,925 के ऊपर होना चाहिए। बढ़िया है, 10,900 के ऊपर होगी तो भी खुश तो होंगे नहीं, मैं तो 10,875 में खुश हूँ। मैं तो कम लालच वाला आदमी। 10,875 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग अच्छी है, और 10,910 के ऊपर तो शानदार, और 10,930 तो अब क्या होगी, वो तो बेहतरीन, मतलब रॉकिंग।
बल्ले बल्ले वाली, तो वो नहीं हुई, बट ठीक है 10,900 पे भी किसी हिसाब से बुरी तो नहीं है क्लोजिंग। एक बार फटाफट में आया है ना, दर्शकों को एक बार वो बता दूं रुपए का हाल और अमेरिका के फ्यूचर, क्योंकि आखिरी मिनटों में आपको पोजीशन ख़त्म कर देनी है, तेजी की लेके जानी है, वो आप समझ लीजिए। 4 पैसा मजबूत हो गया रुपया, शानदार रिकवरी, यू टर्न लिया है रुपए ने कमजोरी के बाद, पहली बार 3 दिनों के बाद अब ऐसा हुआ जो नहीं तो हमेशा खुलता मजबूत गिर जाता है, वापस उठता ही नहीं है। लेकिन 3.5 के बाद भी बड़ा गिरता है, ये भी चेक कर रहे हैं। हाँ, तो 3.5 के बाद हाँ, करेंसी मार्केट में 3.5 के बाद भी एक्शन खत्म नहीं होता है, हमारे साथ ही बंद कर देना चाहिए 3.5 बजे, ठीक रहता है, फिर तनाव खत्म। बट एनीवे करेंसी मार्केट पर नजर रखिए। अमेरिका के फ्यूचर 101 नॉट आउट, 101 नीचे ही है, ज़्यादा कोई खास एक्शन तेजी की तरफ है नहीं। लेकिन रजत बड़े खुश होंगे क्योंकि उनका जो पोल था वो रिवाइज नहीं करना पड़ा उनको, उसी के बीच में क्लोजिंग होती दिख रही है। 10-12 में से 10 एक्सपायरी तो रजत का पोल सही रहता है, वो भी 27,500 27,600 की रेंज होती, कितने 45% थे, हाँ 43%, 43%। तो उसी बीच में लग रहा है शायद एक्सपायरी हो, क्योंकि अब 27,522 27,523 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। लेकिन ठीक है, कुछ फटाफट से स्टॉक्स पे और राय लेते हैं। आशीष जी, अच्छा एक चीज बताइए, अभी आज जिन जो रिजल्ट्स आने बाकी है उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस, रैलीज इंडिया, एल&टी टेक और साइंट, इन चारों में से कौन सा नंबर आपको लग रहा है कि अच्छा रह सकता है? मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से कोई निगेटिव सरप्राइज आने की उम्मीद नहीं है और अच्छे रिजल्ट उसके पिछले कई क्वार्टर्स में आते रहे हैं। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एनबीएफसीज की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते इस क्वार्टर में, तो जो इसका जो मेजर बेनिफिशियरी रहे हैं वो मिड साइज बैंक रहे हैं। तो चाहे बंधन के हमने अच्छे रिजल्ट देखे, डीसीबी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए, तो एयू स्मॉल फाइनेंस मेरा मानना है अच्छे नतीजे इस क्वार्टर में आएंगे। ओके, तो ये है डीसीबी बैंक, सारे बैंक्स नतीजों के लिहाज से एक्शन में हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, जो स्टॉक्स यहाँ पर मंदी की तरफ है आज उनकी लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। इक्विटास 3% कमज़ोर है। राकेश जी जरा इक्विटास के चार्ट देख के बताइए, 120 के आसपास, ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक ही बढ़ा हुआ है, कोई ट्रेड करना है आपको? देखिए अनिल जी, यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, स्टॉक सेल मोड पर है, ऊपर में 123 रुपए के अराउंड स्टॉप लॉस लगता है जिसने बेचा हुआ है। नई मंदी के लिए अनिल जी थोड़ा सा रुकना चाहिए, 117.50 117 रुपए 50 पैसे के नीचे निकले तब ये एक बड़े पैमाने पर डाउन ट्रेंड के अंदर आएगा। 117.50 के लेवल्स टूटते हैं तब यहाँ पर 112 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, इक्विटास होल्डिंग 119 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है, लेकिन एम्फोसिस एक स्टॉक है, ये 5% के आसपास के बढ़त दिखा रहा है। इनफैक्ट एम्फोसिस के रिजल्ट्स भी हैं, नहीं मास्टेक के थे जो मास्टेक है, हाँ, लेकिन स्टॉक अच्छे एक्शन में है और दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है, 5% के आसपास की मजबूती है। फटाफट से श्रीकांत जी आपकी राय स्टॉक पर? मुझे लग रहा है कि जितने भी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं उनमें अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग टाटा एलेक्सी, एनआईटी टेक्नोलॉजीज। तो मुझे लग रहा है ये भी एक बाउंस बैक में ही है और इसके जो रिट्रेसमेंट या रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 925 से लेकर 930 के करीब का है। तो करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और एक हमें बढ़त देखने को मिलेगी। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में वैसे भी देखा जाए तो मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि टीसीएस अगर आप देखेंगे तो वो भी डे हाई के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। बट येस, एक बात क्लियर है कि हमें इसमें से ये जो भी सेक्टर है इनमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए हमें और किसी सेक्टर में शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मेटल्स या तो कैपिटल गुड्स वहाँ पे हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये कुणाल जी, प्राज इंडस्ट्री में तनाव लेना है क्या? कुछ 8% नीचे आया, पहली बार थोड़े तनाव के संकेत दे रहा है, कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर करने जैसे लेवल तो नहीं आ गए ना? अरे जी देखिए 165 रुपये ऑलमोस्ट ये टच कर चुका है, वहां से फिर ये थोड़ा सा नीचे करेक्शन में आ रहा है। अब देखिए कोई भी चीज़ वर्टिकली तो जाती नहीं ऊपर, तो समय समय पर करेक्शन आता है, वही आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि देखिए 135 रुपये पर अब स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए। अभी भी स्ट्रक्चर तो बहुत ही शानदार है, 135 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में जो लोग थोड़ा मीडियम टर्म के लिए रख सकते हैं होल्ड करना चाहिए। अच्छा 165 भी होके आ गया ये कब हुआ? ये नहीं जी 165 ऑल। अच्छा ओहो, 165 से 142 नॉन स्टॉप। अच्छा फटाफट एक काम करते हैं, 2 मिनट बचे। कजारिया सेरामिक्स ये कल नंबर्स पेश करेगा अपने नतीजे। सुमित हमारे साथ है बताने के लिए नतीजों का अनुमान। सुमित जल्दी से बता दीजिए।
देखिए अनिल जी, कजारिया के केस में जो इनके रेवेन्यूज हैं वो 12-12.5% बढ़ेंगे इस तिमाही में। वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी है, 12 से 13% की वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है। रियलाइजेशन मोर और लेस 1.5% के आसपास गिरेंगे इस तिमाही में। वॉल्यूम ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा इनको मिल नहीं पाएगा, इसकी वजह से रियलाइजेशन थोड़े टूटने का अनुमान है। गैस प्राइसेस बढ़े थे, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे थोड़ा असर आएगा, लेकिन उसको कंपनी मिटिगेट कर लेगी, यानी कम कर लेगी जब उनकी अदर इनकम बढ़ेगी। तो इस बार अदर इनकम बढ़ के आएगी, इसलिए मुनाफा 7-7.5% बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स ठीक रहेंगे। हायर कॉस्ट का असर इनके मुनाफे के ऊपर आएगा, इसमें गैस प्राइसेस इनके लिए क्रूशियल है। दूसरा एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि जो इनके रियलाइजेशन ओवरऑल पिछले साल के कंपैरिजन में वो गिरेंगे, लेकिन तिमाही आधार पे रियलाइजेशन थोड़े बेटर रहेंगे। तो सिचुएशन थोड़ी सी वीक रहेगी, लेकिन अदर इनकम अगर ठीक आती है तो वो शायद सपोर्ट कर दे मुनाफे को। तो कजारिया सेमेक्स नंबर से पहले थोड़ा सा सुस्त बंद हो रहा है आज के सेशन में। फटाफट से राय ले लेते हैं। कुणाल जी, लेवल्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे कजारिया के लिए? देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है दीपाली, लगातार इस काउंटर में हमने तेजी देखी है। मुझे लगता है तेजी रिजल्ट के बाद भी हो सकता है कायम रहे। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है लॉन्ग पोजीशंस पर, अब स्टॉप लॉस 527 रुपए पर 527 फ्यूचर के लेवल्स पर रखना चाहिए। ऊपर की ओर मुझे लगता है कि 545 पहला टारगेट और 550-55 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें, 527 का रखें स्टॉप लॉस। 527 527 ये स्टॉप लॉस का लेवल क्लियर कट है, आपको इस पर नजर रखें। आज धुलाई बहुत हुई है शेयरों की, ऐसे मतलब इंडेक्स देख के पता नहीं चलता, लेकिन हालत तो बड़ी खराब है बहुत सारे शेयरों की। देखिए किस किस के खराब है बता दूं। पहला तो सन फार्मा, ये अस्त होने की तैयारी में है आज 7% नीचे दिन के लो पॉइंट पर। रिलायंस इंफ्रा 6% नीचे, TV18 5% नीचे, यस बैंक 4% नीचे, जस्ट डायल 4% नीचे, बाकी 3-4% वाले तो बताऊंगा ही नहीं। फेडरल बैंक नतीजों के बाद 4% नीचे। इंजीनियर्स इंडिया 2 दिन में 128 वाला 118, लगभग 8-9% नीचे, 10% नीचे। एक एक करके स्टॉक। राज इंडस्ट्रीज आप जिसका जिक्र भी कर रहे थे, राज इंडस्ट्रीज 165 वाला 142। माय गॉड, क्या एक्शन है, मतलब ये तो किसी को समझ ही नहीं आया कि कितनी मार पड़ी। जेट एयरवेज देखिए 265 वाला वापस 252 फ्यूचर, मतलब जैसा बड़ा वैसा वापस प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। माय गॉड, कुछ भी हो रहा है। 295 हुआ था, हाँ 295 हुआ था। और इंडेक्स देखिए, बैंक निफ्टी 27,611 बनाकर आखिरी 1 घंटे में वापस 27,500 के नीचे है। निफ्टी 10,930 बनाकर 10,890। खेलो इंडिया खेलो, एकदम बिल्कुल जबरदस्त एक्शन है, वाह भाई क्या कहने। तो कुल मिलाकर प्रोविजनल क्लोजिंग लाल निशान में होगी, लेकिन डरिए मत, घबराइए मत, फाइनल क्लोजिंग हरे निशान में होगी। बिल्कुल तनाव ना लें आप, ऊपर ही होगी 27,500 के ऊपर। रजत का पोल है वो सही रहेगा, आप रजत ने बोला 27,500 से 27,600 में होगी, तो वहीं होगी निफ्टी की एक्सपायरी, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। चलिए विदा लेंगे सभी एक्सपर्ट से, और कहा ना चिंता मत कीजिए, हरे निशान में क्लोजिंग हुई। 10,528 निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है, 10,905 निफ्टी की क्लोजिंग है, 10,900 के ऊपर है। तो खुश होने की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो हैं खुश। देखिए और रजत भी खुश होंगे, उनका पोल बिल्कुल सही है। रजत तो बहुत सेटिस्फाइड आदमी है लाइफ में, खाली पोल सही हो जाए उसमें ही खुश हो जाते हैं वाले। मुझे जिंदगी में ज्यादा कुछ चाहिए। ओके, और सेंसेक्स 50 अंकों की मजबूती के साथ विदा लेंगे। आशीष जी से बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका, कुणाल जी, राकेश जी धन्यवाद, शुभम जी शुक्रिया, और श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए।